हाय एवरीवन, वेलकम टू द बेयर मिनिमम एजुकेशन। तो आज हम डिस्कस करेंगे 19 सितंबर 2022 की द हिंदू और द इंडियन एक्सप्रेस का न्यूज़पेपर एनालिसिस। बट बिफोर आई स्टार्ट आई जस्ट वांट टू से वन थिंग कि आज ऑलमोस्ट 2 महीने कंप्लीट हो गए हैं। इट्स माय 60th वीडियो टुडे। तो अगर आप मुझे प्लीज़ बता सकें कि क्या सच में इस इनिशिएटिव ने आपको एक ब्रॉडर क्लैरिटी, एक कॉम्प्रिहेंसिव व्यू अभी तक देने में हेल्प की है। इफ दैट इज ट्रू प्लीज लेट मी नो। और आप प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा ताकि इस चैनल की रीच और एक्सपैंड हो। और जहां तक आज की वीडियो के बारे में अगर मैं एक ब्रॉड आउटलुक दूं आपको, सो इट इज गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग एंड येट वेरी इंपॉर्टेंट। एंड आई टेल यू व्हाई। क्योंकि हम बहुत सारी चीजें जो आजकल डिस्कस कर रहे हैं उसका बहुत ही डिटेल्ड टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट सेक्शन में बहुत ही डिटेल्ड ओवरव्यू आया है कि जैसे एससी और एसटी लिस्ट में रजिस्ट्रार जनरल या इंटर मिनिस्टीरियल मीटिंग का क्या रोल होता है ताकि एक ट्राइब को उस लिस्ट में इंक्लूड किया जा सके, या फिर अगर ब्रोकन राइस का एक्सपोर्ट रोक दिया गया है तो वो इन्फ्लेशन या एथेनॉल ब्लेंडिंग या उसके आफ्टर इफेक्ट्स क्या होंगे, ये सब कुछ। फिर हम देखेंगे जियो पॉलिटिक्स और जियो इकोनॉमिक्स क्यों हैंड इन हैंड जाने चाहिए और कैसे इंडिया जियो इकोनॉमिक्स को कंसिडर नहीं कर रहा और वो हमारे लिए इट कैन बी अ फैक्टर ऑफ लॉस फॉर अस। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। टू कर्ब यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स गवर्नमेंट टू गिव नॉट टू पीएम प्रणाम। देखिए अभी ये जो पीएम प्रणाम है इट इज नॉट कम अप एज अ स्कीम पर से, ये एक प्रपोजल है। तो हम देखते हैं, कर्सरी रीडिंग देते हैं इसकी नेक्स्ट पेज पे भी और इस पे भी। द यूनियन गवर्नमेंट, देखिए जो यूनियन गवर्नमेंट है उसका इंटेंशन है, दे इंटेंड टू लॉन्च अ स्कीम जिसका नाम होगा पीएम प्रणाम। और ये क्यों आ रही है, बेसिकली अगर मैं इसका ब्रॉड ऑब्जेक्टिव आपको बताऊं तो गवर्नमेंट के दिमाग में जो इंटेंशन है वो ये है कि वो केमिकल फर्टिलाइजर्स के यूज को कम करना चाहते हैं, स्टेट्स को इंसेंटिव कर देके इंसेंटिवाइज करके। उनको हम देखेंगे कैसे इंसेंटिवाइज करेंगे। और अगर ये जो प्रपोज्ड स्कीम है इसका अगर हम फुल फॉर्म की बात करें, इट इज पीएम प्रमोशन ऑफ ऑल्टरनेट न्यूट्रिएंट्स फॉर एग्रीकल्चर मैनेजमेंट योजना। आपको अभी तक पता चल गया होगा कि केमिकल फर्टिलाइजर्स के अलावा जो ऑल्टरनेट सोर्सेज हैं या फिर कोई ऑर्गेनिक मेन्योर्स है या कुछ भी नेचुरल फार्मिंग, इन तरह के ऑल्टरनेट से अगर आप फर्टिलाइज करने की कोशिश करेंगे अपने एग्रीकल्चर को, तो फिर आपकी स्टेट को इंसेंटिवाइज किया जाएगा। हम देखते हैं ऐसा क्यों हो रहा है, what has actually gone wrong in the global scenario as far as fertilizers is concerned, जो हमें ये स्टेप लेना पड़ रहा है। So let's just look at that. ऑल राइट, तो यहाँ पे जैसे लिखा है कि बेसिकली हम इसलिए ऐसा कर रहे हैं, अगर मैं एक थोड़ा सा ब्रॉडर पर्सपेक्टिव और हम देखें तो ये है कि हम चाहते हैं कि जो हमारा सब्सिडी बर्डन जो गवर्नमेंट के ऊपर है केमिकल फर्टिलाइजर्स की वजह से, स्पेशली आपको यूरिया का पता है, यूरिया का जो प्राइस है वो भी डीकंट्रोल्ड है। वो भी डीकंट्रोल्ड नहीं है, इट इज एक्चुअली कंट्रोल्ड बाय द यूनियन गवर्नमेंट, राइट, आपको पता है। तो इस वजह से काफी सब्सिडी बर्डन है सरकार के ऊपर इनको केमिकल फर्टिलाइजर्स की सब्सिडीज को लेकर। तो बेसिकली अगर हम देखें कि इसका एस्टिमेटेड है कि वो रीच कर जाएगा रुपीज 2.25 लाख करोड़ बाय 2022-23, विच इज 39% हाइयर देन लास्ट ईयर्स फिगर ऑफ रुपीज 1.62 लाख करोड़। तो आप देख सकते हैं बहुत ही अर्जेंट नीड है कि सब्सिडी बर्डन को, अगर देखिए सब्सिडी बर्डन कम हो जाएगा तो अपने आप फिस्कल डेफिसिट भी कम हो जाएगा ना सरकार का। तो उसको हम बहुत ही जो और अच्छे एरियाज हैं, जो प्रोडक्टिव एरियाज हैं, वहां पे उस बचे हुए सेविंग्स को एलोकेट कर सकेंगे। तो देखिए बेसिकली ये और भी ज्यादा सिग्निफिकेंस एज्यूम क्यों कर लेती है इस तरह की स्कीम, क्योंकि हम देख रहे हैं कि जो फर्टिलाइजर रिक्वायरमेंट है वो भारत में वो एक्चुअली इट इज गॉटन स्काई रॉकेटेड पिछले 5 सालों में। और स्पेशली जब हम देख रहे हैं कि यूक्रेन रशिया का जो कॉन्फ्लिक्ट है उसकी वजह से, आपको पता होगा जब एससीओ समिट हुई तो उस पे मिस्टर मोदी ने जब प्रेसिडेंट पुतिन से जब बात की तो उन्होंने ये कहा, जी हाँ बिल्कुल, वॉर तो एक ऑप्शन है ही नहीं, उसके साथ साथ जो कॉन्फ्लिक्ट जो क्राइसिस यूक्रेन में चल रहा है उसकी वजह से जो फर्टिलाइजर क्राइसिस हो रहा है सारी कंट्रीज में, जो स्पेशली इंडिया भी उसका ऑब्वियसली एक पार्ट है क्योंकि हम भी बहुत सारे फर्टिलाइजर्स यूक्रेन और रशिया से इंपोर्ट करते हैं। तो बस इसीलिए कह रहे हैं कि इन तरह का इम्पैक्ट भी हम देख सकते हैं, इसीलिए हमें अपने केमिकल फर्टिलाइजर्स पे जो डिपेंडेंसी है उसी को कम कर देना चाहिए। तो ये कैसे होगा हम देखते हैं, बहुत ही इनोवेटिव एक मैकेनिज्म के थ्रू इन्होंने ये चीज करने की कोशिश की है।
आपको अभी पता चल जाएगा। और अगर हम सोर्सेज की बात करें तो क्या इसका अभी तक तो वैसे डिटेल्स नहीं आई हैं इसकी कि क्या डिटेल्स होंगी क्या नहीं होंगी, पर हम देखते हैं कि कैसे कैसे क्या स्ट्रक्चर होगा इस स्कीम का। तो एक सोर्स के थ्रू ये पता चला है कि इस स्कीम के लिए कोई भी सेपरेट बजट, एक भी जब भी कोई एक नई स्कीम आती है ऑब्वियसली बजट में उसके लिए कोई मनी एलोकेट की जाती है, राइट। लेकिन इसके लिए कोई भी मनी स्पेसिफिकली एलोकेट नहीं की जाएगी कि आप हाँ जी आपको हम एक्स्ट्रा मनी दे रहे हैं, आप इस मनी से क्या करें, ऑल्टरनेट न्यूट्रिएंट्स ढूंढिए कि क्या केमिकल फर्टिलाइजर्स के हो सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं होगा, स्टेट्स को कोई एक्स्ट्रा मनी नहीं दी जाएगी। एक्चुअल में फिनेंस किया जाएगा इस स्कीम को थ्रू द सेविंग्स ऑफ एग्जिस्टिंग फर्टिलाइजर सब्सिडी, यानी कि जो अभी तक इतनी सारी स्कीम्स चल रही हैं डिपार्टमेंट ऑफ फर्टिलाइजर्स के अंडर, उसमें से अगर आप कुछ पैसा बचा लेंगे, अगर आप सब्सिडी नहीं देंगे केमिकल फर्टिलाइजर्स पे, तो जो पैसा वहां से बचेगा वो ऑल्टरनेट न्यूट्रिएंट्स को ढूंढने में एलोकेट किया जाएगा। हम देखेंगे और भी आगे कैसे ऐसा होगा। तो सोर्सेज का ये कहना है कि 50% जो सब्सिडी की सेविंग्स होंगी उसे ग्रांट के रूप में दिया जाएगा स्टेट को, जो इस तरह से पैसा बचाएगी। जो कम सब्सिडी देगी ऑब्वियसली, जो राइज नहीं होने देगी अपने सब्सिडी बर्डन को जो भी स्टेट, उसको जो ग्रांट दिया जाएगा 50% ऑफ द सब्सिडी सेविंग्स विल बी पास्ड ऑन एज अ ग्रांट टू द स्टेट्स दैट सेव द मनी। तो मतलब जो भी हम सेव करेगी स्टेट, सब्सिडी सेविंग्स में से 50% ग्रांट इस तरह की स्टेट्स को मिलेगा। मतलब कंपटीशन कर देगी बेसिकली। आप देख सकते हैं ये कंपेटिटिव फेडरलिज्म का भी एक पार्ट है, क्योंकि व्हेन स्टेट स्टार्ट कंपीटिंग विद ईच अदर, ऑफ कोर्स वो क्या करती है, बेटर करने की कोशिश करती है। कंपटीशन हमेशा बेटरमेंट पे लीड करता है। क्यों फ्री मार्केट्स को लोग सपोर्ट करते हैं, क्योंकि जब फ्री मार्केट्स होंगी तो एक कंपनी दूसरी कंपनी से compete करेगी और लोगों को चीपर प्राइस पे बेस्ट क्वालिटी मिलेगी। तो यही ये भी करने की कोशिश कर रहे हैं। और भी क्या पता चला है वो ये है कि 70%, अब देखिए ग्रांट मिल गया, ठीक है, उन स्टेट्स को ग्रांट मिल गया जिन्होंने सेव किया मनी को पिछले साल या पिछले 3 साल के कंपैरिजन में, ठीक है। फिर उनको जब ग्रांट मिल गया, उस ग्रांट का 70% जो होगा, जो उन्हें मिलेगा उसका 70% वो यूज कर सकते हैं एसेट क्रिएशन में। जो एसेट क्रिएशन मतलब आप ऑब्वियसली जब ऑल्टरनेट न्यूट्रिएंट्स यूज करना स्टार्ट करवाएंगे अपनी जगह पे, अपने स्टेट्स में, अपने फार्म्स में, तो फिर आपको थोड़ा सा टेक्नोलॉजिकल अडॉप्शन भी करनी पड़ेगी, नई टेक्नोलॉजी लगेगी, बहुत सारा इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग लगेगी। इन तरह की चीजें के लिए अवेयरनेस जनरेशन या एसेट क्रिएशन उस तरह का, उसके लिए जो ऑल्टरनेट फर्टिलाइजर्स होंगे उसके लिए जो एसेट क्रिएशन के लिए पैसा लगेगा, 70% जो आपको ग्रांट मिला है उसमें से आप उसको यूज कर सकते हैं एट द विलेज, ब्लॉक एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल्स। और जो रिमेनिंग 30%, जब आपको जो ग्रांट में से जो बचा हुआ 30% है, वो वाली मनी कहाँ यूज हो सकती है, उससे आप क्या करें, आप फार्मर्स को एनकरेज करने की कोशिश करिए। फार्मर्स को रिवॉर्ड्स दीजिए, उनको कुछ इंसेंटिव्स दीजिए। पंचायत हेड्स हैं उनको इंसेंटिव देना शुरू करिए कि अगर आपके विलेज में से अगर सबसे ज्यादा ऑल्टरनेट फर्टिलाइजर्स को यूज किया गया है, अगर यूरिया का कम हमने देखा, बढ़ोतरी नहीं देखी, तो आपके सरपंच को रिवॉर्ड मिलेगा। इस तरह की चीजें स्टार्ट करिए। फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस को, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को, इनको इंसेंटिवाइज करना शुरू करिए रिवॉर्ड्स देके, ठीक है। तो अवेयरनेस जनरेशन वगैरह के लिए भी। तो गिविंग एन एग्जाम्पल ऑफ द कैलकुलेशन, अब अगर मैं ब्रॉडर एक कैलकुलेशन बताऊं कि कैसे होगी स्कीम की, अभी तक तो आप समझ गए होंगे। तो क्या होगा कि अगर आप बेसिकली रिड्यूस करते हैं अपने केमिकल फर्टिलाइजर यूज को, जैसे अगर एक स्टेट है और हम देखेंगे एक स्टेट के पिछले 3 साल में उसने कितना यूरिया कंज्यूम किया था, ठीक है, एवरेज यूरिया कंजम्पशन पिछले 3 साल में कितनी थी। फिर अब हम इस साल से कंपेयर करेंगे, अगर तो बड़ी होगी तो उनको इंसेंटिव नहीं दिया जाएगा, अगर तो उनकी पिछले 3 साल के एवरेज के कंपैरिजन में कंजम्पशन कम हो गई तो फिर आपको ग्रांट मिलेगा। फिर जिसका ग्रांट का आप 70% एसेट क्रिएशन के लिए यूज कर सकते हैं, उसका जो 30% है बचा हुआ वो आप रिवॉर्ड्स के लिए यूज कर सकते हैं, जिससे फार्मर्स को भी एनकरेज किया जा सकता है। राइट, आई होप अब आपको समझ आ गया होगा। अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल आया है जो हम पिछले सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स में हम देख चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट के पास बहुत सारे जो दलित क्रिश्चियंस हैं या फिर जो दलित मुस्लिम्स हैं, वो बहुत ही अप्रोच करके अभी रिसेंटली उनके पास गए थे। तो उन्होंने कहा था देखिए सिर्फ और सिर्फ रिलीजन बदल जाने से हायरार्की खत्म नहीं हो जाती। वो बेसिकली कौन है, देखिए जो कन्वर्ट्स हैं, बेसिकली वो पहले थे हिंदू या फिर हिंदुइज्म के ही अंडर आते थे, लेकिन क्योंकि हिंदुइज्म के अंदर एक हायरार्की है, सोशल हायरार्की है, कास्ट सिस्टम है, तो उसको इवेड करने के लिए उन्होंने दूसरा धर्म अपनाया था। जैसे मतलब मुस्लिम बन गए थे या फिर क्रिश्चियन कन्वर्ट हो गए थे। तो फिर लेकिन उनको एक्चुअली में पता चला कि वहां पे भी उतनी ही हायरार्की एग्जिस्ट करती है, उनको भी
कोई बेटर ट्रीट नहीं किया जाता उनके साथ उस रिलीजन में भी, तो इसीलिए उनको भी कोटा मिलना चाहिए क्योंकि वो भी बैकवर्ड है सोशली और एडुकेशनली, ठीक है। तो इसीलिए रिजर्वेशन उनको मिलना चाहिए। ये सुप्रीम कोर्ट के पास गए थे, तो सुप्रीम कोर्ट में आई रिमेम्बर शायद DY चंद्रचूड़ जी, यानी कि उन्होंने जो जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा था कि ठीक है, हम एक्सपेक्ट करते हैं सरकार से, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट से, कि उनका क्या कहना है इस पूरे मुद्दे पे, उनका एक्चुअल में कहना है क्या। तो गवर्नमेंट ने क्या किया है, अब नाउ गवर्नमेंट इज अबाउट टू सेट अप अ पैनल ताकि वो स्टेटस देख सकें। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू स्टडी द स्टेटस ऑफ SC कन्वर्ट्स टू क्रिश्चियनिटी एंड इस्लाम, के एक्चुअल में क्या है, आर दे एक्चुअली सफरिंग, उनके साथ अभी भी वही हायरार्किकल सिस्टम अप्लाई हो रहा है उन पे, क्या अभी भी बैकवर्ड हैं, क्या सच में इनको इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी नहीं मिली है। तो जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, तो ये जब सुप्रीम कोर्ट में ये लेके गए थे, तो उन्होंने क्या कोट किया था, उन्होंने किया था कोट द कॉन्स्टिट्यूशन शेड्यूल्ड कास्ट ऑर्डर 1950। इसके तहत मैंने आपको बताया था, ये ऑर्डर आप देख सकते हैं 10 अगस्त 1950 का ऑर्डर है। तो ये क्या कहता है कि जो क्लॉज 1 है आर्टिकल 341 का, उसके तहत अपनी पावर्स को एक्सरसाइज करते हुए प्रेजेंट क्या करता है, आफ्टर कंसल्टेशन विद द गवर्नर ऑफ पर्टिकुलर स्टेट्स, वो क्या करता है कि इस ऑर्डर के तहत, फाइनल ऑर्डर के तहत वो क्या करता है, सारे जितने भी शेड्यूल्ड कास्ट है उनको यहाँ मेंशन करते हैं। तो पहली बारी तो 1950 में लिस्ट प्रेसिडेंट ने बना दी, लेकिन उसके बाद अगर हम क्लॉज 2 पढ़ेंगे आर्टिकल 341 का, वो ये कहता है इसके बाद इस लिस्ट में जो प्रेसिडेंट ने अब फाइनली बना दी है, इस लिस्ट में जिस भी नाम को ऐड किया जाएगा, जिस भी कम्युनिटी को ऐड किया जाएगा, वो सिर्फ और सिर्फ एक पार्लियामेंट कर सकता है लॉ के माध्यम से, ये आपको पता है। तो लेकिन जितने भी ये लोग थे जो पिटिशन करने गए थे, उन्होंने पैराग्राफ 3 को मेंशन किया था इस कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर 1950 के। तो अगर हम पैराग्राफ 3 को पढ़ें, इसमें क्या लिखा है, नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन पैराग्राफ 2, no person who professes a religion different from Hinduism shall be deemed to be a member of scheduled caste। मतलब scheduled caste के मेंबर सिर्फ और सिर्फ हिंदुइज्म के ही लोग हो सकते हैं। हिंदुइज्म में ऑब्वियसली बुद्धिज्म भी आता है और सिखिज्म भी आता है, ठीक है। तो सिर्फ यही, इसके बाहर का कोई भी मेंबर है वो scheduled caste में कभी भी ऐड नहीं किया जा सकता। और इसी को चैलेंज करते हुए सुप्रीम कोर्ट में सारा मुद्दा चल रहा है। इसी वजह से ये कमीशन बिठाई जाएगी जो स्टेटस को उनके स्टडी करेगी और फाइनल डिसीजन लिया जाएगा इस मामले पे। ऑलराइट, सो आई विल बी डिस्कसिंग सम वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स पहले ब्रीफली, फिर उसके बाद हमें एडिटोरियल्स देखने हैं द हिंदू के। ऑलराइट, लेट्स जस्ट लुक एट इट। ओके, टाइफून नानमडोल मेक्स अ लैंडफॉल इन जापान। आपको पता है, देखिए प्लीज, कभी भी कोई क्लैमिटी होती है, नेचुरल डिजास्टर कहीं पे भी हो रहा है, आप एक पैटर्न समझने की हमेशा कोशिश करिएगा, क्योंकि इस तरह के सवाल जैसे पिछले 3-4 साल में या पिछले डेकेड में या पिछले 1 साल में बहुत ज्यादा वोल्केनो इरप्शन क्यों हो रहा है, अचानक से वेदर में क्या फिनोमिनन चेंज हुआ है जिसकी वजह से टाइफून बहुत अलग तरह के पैटर्न अपना रहे हैं, ये सारे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। जरूरी नहीं है कि वो भारत, बांग्लादेश या पाकिस्तान से ही रिलेटेड है, इवन इन आवर डिस्टेंट कंट्रीज दिस बिकम्स इंपॉर्टेंट। ओके, तो जो टाइफून नानमदौल है, ये जापान को इसने हिट किया है और बहुत ही ज्यादा, इट हैज अर्ज्ड मिलियंस ऑफ पीपल टू टेक शेल्टर फ्रॉम द पावरफुल स्टॉर्म्स, हाई विंड्स एंड टोरेंशियल रेन। तो देखिए, हम सबसे पहले ये देख लेते हैं कि एक्चुअल में ब्रीफली मैं आपको समझा देती हूँ। टाइफून, यहाँ पे मैंने आपके साथ एक बात बोली कि टाइफून क्या होता है, ठीक है। हमें तो कुछ पता ही नहीं है, हमें तो ये पता है ट्रॉपिकल साइक्लोन क्या होता है, हमने तो टाइफून का कभी नाम ही नहीं सुना। तो व्हाट इज टाइफून एक्चुअली, तो उसको समझने से पहले आप देख लीजिए, आप ये देख सकते हैं, आपको पता है ऐसे क्रिएशन होती है, स्वर्लिंग विंड्स होती है बीच में और इनवर्ड स्वर्ल करती हैं, वो अंदर की तरफ जाने की कोशिश करती हैं, ठीक है। तो अब देखिए ये क्या है, अब आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको पता चल गया होगा, ट्रॉपिकल साइक्लोन्स के ही डिफरेंट नाम हैं जिसे हम कहते हैं टाइफून और हरिकेन या साइक्लोन। तो अगर मैं बताऊं कि यहाँ पे मैंने कहा कि इसे हरिकेन कहते हैं ट्रॉपिकल साइक्लोन को, तो ये कौन सा रीजन है, जो ये रीजन है बेसिकली दिस इज नॉर्थ अटलांटिक,
या फिर ईस्ट पैसिफिक। अभी हम देखेंगे पैसिफिक ईस्ट वेस्ट कैसे हो जाता है, आपको बहुत कंफ्यूजन रहती होगी। तो ये अटलांटिक ओशन आपको पता है यहाँ होता है, राइट। नॉर्थ अटलांटिक वाला जो एरिया है या ईस्ट पैसिफिक वाला एरिया, यहाँ पे हरिकेन्स होते हैं। जो भी ट्रॉपिकल साइक्लोन यहाँ डेवलप होगा उसे हरिकेन कहते हैं। ये बेसिकली रीजनल नाम है, एक ही फिनोमेना के दूसरे दूसरे नाम है। तो जैसे इंडो पैसिफिक वगैरह रीजन में या फिर जो हमारे आसपास होते हैं हम उन्हें ट्रॉपिकल साइक्लोन्स कहते हैं। लेकिन ये जो रीजन है, जो जापान वगैरह ये सारी कंट्रीज आती हैं ऑस्ट्रेलिया के ऊपर वाली, जो बेसिकली कौन सा रीजन है, इट्स एक्चुअली वेस्टर्न पैसिफिक ओशन या नॉर्थ वेस्ट पैसिफिक ओशन, ठीक है। तो यहाँ पे जितने भी ट्रॉपिकल साइक्लोन्स डेवलप होते हैं ये होते हैं, इन्हें कहा जाता है टाइफून्स। तो जापान इसके लिए जो टर्मिनोलॉजी यूज करता है वो टाइफून ही यूज करता है। तो अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये हमने क्या देखा था अभी ऊपर, ये देखा था हमने अमेरिका के यहाँ वाला रीजन, ठीक है। ये है अटलांटिक ओशन। अटलांटिक ओशन के यहाँ पे जो भी फॉर्म होता है ट्रॉपिकल साइक्लोन हम उसे हरिकेन कहते हैं, ठीक है। इंडियन ओशन के आसपास जो भी फॉर्म होता है हम उसे ट्रॉपिकल साइक्लोन कहते हैं। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट जो कंफ्यूजन क्रिएट होती है वो होती है पैसिफिक ओशन में, ओके। तो देखिए अब आप पैसिफिक ओशन मैंने दिखा दिया, ऑस्ट्रेलिया के ऊपर जापान, ये रहा सब कुछ, ये हो गया वेस्टर्न पैसिफिक, राइट। वेस्ट हुआ ये आपका वेस्टर्न पैसिफिक ओशन, ये हुआ। और ये जो सदर्न अमेरिका और नॉर्दर्न अमेरिका के यहाँ जो आता है ये ईस्टर्न पैसिफिक ओशन होता है। तो जब आप थोड़ा सा ग्लोब को घुमा देते हो तो आपको समझ नहीं आता, आपके हिसाब से ईस्ट ये होना चाहिए, वेस्ट ये होना चाहिए, है ना। तो आई होप आपको अब समझ आ गया होगा ईस्ट और वेस्ट में। अब देखिए हम थोड़ा सा ब्रीफली देख लेते हैं कि ट्रॉपिकल स्टॉर्म्स कैसे फॉर्म होते हैं, ओके। देखिए वैसे तो ये बहुत ही सिंप्लीफाइड डायग्राम है, इसमें बड़ा कुछ होता है। कोरियोलिस फोर्स, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर की अगर हम बात करें तो इसकी जो डायरेक्शन होती है वो काउंटर क्लॉकवाइज होती है, सदर्न हेमिस्फेयर में इसकी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होती है। ये सब कुछ बहुत ही ऊपर लेवल की बातें हो जाती हैं और फैक्ट्स हैं जो आपको पता है, ठीक है। लेकिन फिर भी हम देखें इसके जो कॉन्ट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स क्या होते हैं। सबसे पहले तो बहुत हाई ह्यूमिडिटी होनी चाहिए। जिस भी एरिया में, जिस भी ओशन के एरिया में इसे बनना है ट्रॉपिकल स्टॉर्म को, उसमें बहुत ही ह्यूमिडिटी हाई होनी चाहिए। ओशन का जो टेम्परेचर है 26 डिग्री सेल्सियस से ऊपर या उसके आसपास होना चाहिए, ठीक है। तो ये मेजर कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स होते हैं। फिर क्या होता है, जब इतनी ज्यादा हीट बढ़ गई, टेम्परेचर इतना ज्यादा है, तो वाटर इवेपोरेट करेगा ओशन सरफेस में से। जब ओशन सरफेस में से वाटर इवेपोरेट करना स्टार्ट करता है तो उसके ऊपर जो कोल्ड लेयर होती है वो उसके कांटेक्ट में आता है, राइट। कंडेंसेशन होती है तो क्लाउड्स बन जाते हैं, ठीक है। तो फिर क्या होता है कि ये जो बीच वाला एरिया है ये एक कॉलम क्रिएट कर, ऑब्वियसली देखिए जब ऊपर चला गया, ठीक है, जो बहुत ही कम डेंसिटी वाली जो हवा थी वो ऊपर चली गई। अब थोड़ी बहुत उसने यहाँ पे जो छोड़ी वो तो और कम है डेंसिटी में, और लो है प्रेशर यहाँ पे, ठीक है। बाकी जो क्लाउड्स फॉर्म होने के बाद ये जो यहाँ बच गया ये और भी लो प्रेशर हो गया। तो फिर क्या होता है, ये इट बिकम्स अ कॉलम ऑफ लो प्रेशर, ओके, एट द सेंटर। और इसके आसपास जो हाई प्रेशर विंड्स हैं वो डेवलप होनी स्टार्ट हो जाती हैं। फिर क्या होता है, ये अभी ओशन के कांटेक्ट में ही है, एनर्जी कहाँ से ले रहा है, वो ओशन के टेम्परेचर से ही एनर्जी ले रहा है। फिर उसके बाद होता है जब जो बीच का जो प्रेशर है वो बहुत ही लो हो जाए, लो प्रेशर और लो हो जाए तो एक आई डेवलप हो जाती है, राइट। जो एक बहुत ही लो प्रेशर एरिया है बीच का उसे हम आई कहते हैं, जो बहुत ही सूदिंग, वहां पे एक्चुअल में कोई डिस्ट्रक्शन नहीं होती, वो बहुत ही काम एरिया होता है, ठीक है। आसपास वाले जो क्लाउड्स हैं, जो स्वर्लिंग विंड्स हैं, वो डिस्ट्रक्शन कॉज करती हैं, ओके। तो देखिए ऑब्वियस ही बात है, जब बीच में लो प्रेशर है, आसपास हाई प्रेशर है, तो बहुत ही डिस्ट्रक्टिव है। तो फिर ये क्या करता है, जब ये ट्रैवल करना स्टार्ट करता है, स्पीड इसकी बढ़ती है, जब लैंड की तरफ जाता है, तो फिर जब इसकी एनर्जी की सप्लाई कम कट हो जाती है नीचे ओशन से, जब लैंड की तरफ जाएगा फिर लैंडफॉल होता है। लैंडफॉल होता है तो फिर बहुत ही टोरेंशियल रेन आती है, बहुत ही हैवी रेन आती है, बहुत ही ज़्यादा डिस्ट्रक्शन ये कॉज करता है फाइनली अपनी स्पीड की वजह से, ठीक है। तो ये बात आपको पता है, ऑलराइट। अब देखिए क्या हुआ है, पावरफुल अर्थक्वेक देखा गया है ताइवान में। एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग अर्थक्वेक ने शेक कर दिया है पूरे ताइवान को। और रिसेंटली आप देखिए पिछले 1-2 दिन से लगातार यहाँ पे बहुत सारे इस तरह के केसेस हम देख रहे हैं। तो अभी हम देखें जिसकी हम बात कर रहे हैं उस अर्थक्वेक का मैग्नीट्यूड है 6.8, मतलब बहुत ही ज़्यादा है ये। और ये साउथ ईस्टर्न कोस्ट को इसने हिट किया है। और पहले भी इससे एक दिन पहले भी यहाँ पे सेम एरिया में क्वैक आ चुका है 6.4 का, तो फिर 6.8 का भी आ गया। तो आप सोच सकते हैं कंसेक्यूटिवली कितना ज़्यादा डिस्ट्रक्शन यहाँ पे हो रहा है। ओके, नाउ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एथिक्स इशू, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट, मोरालिटी पुलिसिंग जिसे हम कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट इशू है। आप प्लीज़ इस केस को प्लीज़ टेक अ नोट ऑफ इट और याद रखिए और समझने की कोशिश करिए कि इसके ब्रॉडर एथिकल पर्सपेक्टिव्स क्या हो सकते हैं।
ओके, इरानियन वुमेन्स डेथ स्पार्क्स ड्रेस कोड डिबेट। देखिए, आपको पता है क्या हुआ था, एक 22 ईयर ओल्ड एक वुमेन थी जिनका नाम था महसा अमीनी। उनकी अब डेथ हो गई है। एक्चुअल में क्या था, ये कैपिटल में ट्रेवल करने गई थी अपनी पूरी फैमिली के साथ। तो फिर जब ये वहाँ पे ट्रेवल करने गई थी तो एक बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट ड्रेस कोड वहाँ पे तेहरान में अप्लाई किया जाता है, इन्फोर्स किया जाता है स्ट्रिक्ट ड्रेस कोड के। प्रॉपर हिजाब होना चाहिए और व्हीलिंग होनी चाहिए, इस तरह की चीज़ें जो 1979 इस्लामिक रेवोल्यूशन जो वहाँ पे हुआ था उसके बाद से। तो इन्होंने पुलिस का ये कहना था कि आप हमारे ड्रेस कोड को वायलेट कर रहे हैं क्योंकि जो हिजाब आपका है वो प्रॉपर वो नहीं है, प्रॉपर ड्रेस कोड नहीं है। तो फिर उनको अरेस्ट कर लिया गया था, शी वॉज डिटेन्ड। फिर उसके बाद क्या हुआ, जस्ट 3 दिन बाद, 3 दिन तक वो कोमा में रही और 3 दिन बाद उनकी डेथ डिक्लेयर हो गई नेशनल टेलीविजन पे। तो यू वोंट बिलीव किस तरह की प्रोटेस्ट अब वहाँ पे हो रही है। आप देख सकते हैं एशिया की जो फिनेंशियल न्यूज़पेपर है उसकी हेडलाइंस भी थी, डियर महसा योर नेम विल बिकम अ सिंबल। तो जो मोरालिटी पुलिसिंग है उसके खिलाफ इतनी सारी विमेन है जो ईरान की, वो आज सड़कों पे उतर रही हैं डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए, हिजाब उतार के प्रोटेस्ट कर रही हैं। तो आप देख सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसिज्म मिल रहा है। दो पुलिस का ये कहना है कि हमने तो ऐसा कुछ किया ही नहीं, कभी एनकाउंटर कुछ हुआ ही नहीं, हमने तो उनको छुआ तक नहीं, वो आई अचानक से फेंट हो गई, फिर वो कोमा में चली गई, इस तरह के वो अपने दे रहे हैं। लेकिन द टेम्परेचर ऑफ द एंटायर कंट्री हैज रिजन लाइक एनीथिंग। और आप मोरालिटी पुलिसिंग की जो बात है जो मुझे आपके साथ डिस्कस करनी है, आप सोचेंगे मोरालिटी पुलिसिंग ईरान या किसी और देश में होती है, ऐसा नहीं है। भारत में भी मॉरल पुलिसिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो एक बहुत बड़ा एथिकल इशू पिछले कुछ सालों से चल रहा है। मैं आपको एग्जांपल्स दूंगी, आपको खुद समझ आ जाएगा। पहले तो ये कि मॉरल पुलिसिंग होती क्या है बेसिकली। अगर हम इसको इसकी ब्रॉडेस्ट सेंस की इसकी डेफिनेशन अगर देखें तो इट इज बेसिकली अ सिस्टम वेयर अ स्ट्रिक्ट विजिल एंड रिस्ट्रिक्शन इज इम्पोज्ड ऑन दोज हु वायलेट द बेसिक स्टैंडर्ड्स ऑफ आवर सोसाइटी। ठीक है, हमारे सोसाइटी के जहाँ भी आप रह रहे हैं वहाँ के कुछ एज ओल्ड कस्टम्स हैं, कुछ कल्चर्स हैं, रिलीजियस डॉक्ट्रीन्स हैं, या फिर जैसे इसमें हमने देखा ड्रेस कोड है कुछ। तो अगर आप सोसाइटी के द्वारा सेट किए गए स्टैंडर्ड्स को वायलेट करते हैं तो फिर जो जनता है वो अपने हाथ में वो जस्टिस ले लेती है, या फिर जो इस तरह की पुलिस होती है जो इन तरह के वायलेशंस के खिलाफ एक्ट करती है। तो आपको सबसे बड़ा एग्जांपल आपको पता है काउ विजिलेंटिज्म या मॉब लिंचिंग, जो हमने 2017 में बहुत ज़्यादा सीवियर उसके केसेस देखे, वो एक एग्जाम्पल है मॉरल पुलिसिंग का। चलिए, अगर आप इसको इस तरह से भी नहीं समझ सकते तो एंटाई रोमियो स्क्वाड्स, इसे कल्चरल टेररिज्म कहते हैं। बहुत लोगों ने इसे कल्चरल टेररिज्म, जब एंटाई रोमियो स्क्वाड्स, आपको पता होगा यूपी में जो भी लड़का लड़की साथ में दिख जाते थे, अगर कोई भी इधर पार्क्स वगैरह में खड़े हैं बात कर रहे हैं तो फिर उनको डंडे पड़ते थे। आपको पता होगा नए नए जब यूपी में सरकार चेंज हुई थी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ये तभी की बात है। तो तब एंटाई रोमियो स्क्वाड्स, तो दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ मॉरल पुलिसिंग। आप समझ रहे हैं। उससे भी बड़ा एग्जाम्पल अगर मैं आपको दूं, ऑनर किलिंग। ऑनर किलिंग क्या होती है, बाय चांस आप जो एक घर है, एक विलेज है, एक विलेज में एक बच्ची ने किसी से शादी कर ली जो उनका दुश्मन विलेज है, उससे दुश्मन गांव के किसी लड़के से शादी कर ली, तो या फिर किसी और खाप पंचायत जैसे आपको पता होगा किसी और कास्ट के लड़के के साथ शादी कर ली, तो फिर माँ बापों को या फिर पूरी पंचायत को ये बर्दाश्त ही नहीं होता कि मतलब हमारे उसके खिलाफ कैसे चले गए, ये तो हमारे ऑनर यानी कि हमारे गर्व के खिलाफ है उसके, एंड देन दे किल देयर ओन चिल्ड्रन फॉर दैट। जैसे आपने देखा होगा बहुत बारी पेड़ से लटका दिया जाता है दोनों लड़का लड़की को जब वो इस तरह का शादी कर लेते हैं, इंटर कास्ट या इंटर फेथ या फिर इंटर विलेज, है ना। तो बेसिकली आप फंडामेंटल राइट्स का सबसे बड़ा राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, राइट टू प्रिवेसी, राइट टू लिव विद डिग्निटी, आर्टिकल 19, आर्टिकल 21, इन तरह के सारी चीज़ों को आप वो कर रहे हो, मतलब इसके अगेंस्ट जा रहे हो। उससे बड़ा एग्जाम्पल अगर मैं आपको बिल्कुल रीसेंट टर्म्स में दूं तो एलजीबीटी कम्युनिटी के साथ, एलजीबीटी कम्युनिटी के साथ भी बहुत मॉरल पुलिसिंग होती है। स्पेसिफिकली यहाँ तो हम इतना नहीं देख रहे, यहाँ तो थिंग्स आर चेंजिंग फॉर गुड, थैंकफुली सो। लेकिन अभी भी बहुत लोग हैं जो ऐसा समझते हैं ऐसा कुछ होता ही नहीं। ऐसा मतलब आई स्टिल रिमेंबर स्टैंड अप कॉमेडी प्लॉट ऑन दिस के एक थे, वो कहते कि एक बच्चा था, वो अपनी मम्मी को कहता कि मम्मी मतलब मेरा जो दोस्त है वो गे है, तो ऐसे बहुत नॉर्मली उसने बोला, तो उसकी मम्मी कहती ये कुछ नहीं होता गे वे, है ना। तो फिर उसके बाद ये सब बकवास चीज़ें हैं, तू दूर रहा कर ऐसे लोगों से जो ऐसी बातें करते हैं। तो फिर उसके बाद कुछ ऐसी थोड़ी देर बाद कोई बात हुई, तो फिर भूत की कोई बात हुई, तो बच्चे ने कहा मम्मी भूत भूत थोड़ा ना होते हैं, आप क्या अभी भी इन चीज़ों में बिलीव करते हो। तो उसकी मम्मी कहती नहीं भूत होते हैं। तो मतलब
देख रहे हो आप, मतलब इस तरह के कॉन्ट्रास्ट आज भी है। आप भूत में बिलीव करते हो लेकिन इंसान की डाइवर्सिटी के वो अलग तरह से भी जी सकता है, उसमें बिलीव नहीं करते। I'm not criticizing anybody, but I'm saying you have to think about the human rights perspective in the broadest sense possible. Okay, death toll from clashes along ताजिक किर्गिज बॉर्डर क्रॉसेस 90। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज ऑफ इवेंट्स जो हम देख रहे हैं उसमें एक ये एडिशन है। ऑलराइट, बहुत ही बड़ा एडिशन है क्योंकि हमें पता है कि अजरबैजान और जो अर्मेनिया के बीच में हो रहा है, जिसकी वजह से जो नगार्नो काराबाख जो इशू हमें पता है कि जो माउंटेनियस रीजन है जहाँ पे अर्मेनियंस रहते हैं लेकिन कंट्रोल में अजरबैजान के है, इसीलिए इनके बीच में इतनी लड़ाइयाँ होती हैं। 170 लोगों की जान चली गई है पिछले 2-3 दिनों में। तो अब सेंट्रल एशिया है ना, सेंट्रल एशिया बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है हमारे लिए। आप भारत का सेंट्रल एशिया के साथ क्या रिश्ता है, ठीक है, सेंट्रल एशिया क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, किस तरह के मिनरल्स वहाँ पे हैं जो उनको इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट बना देते हैं, सब कुछ। सेंट्रल एशिया के बॉर्डर इश्यूज क्या हैं, एससीओ समिट में सेंट्रल एशिया, आपको पता है कि 4 सेंट्रल एशियन नेशंस हमने देखे, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, ये सब कुछ। रशिया का इन्वॉल्वमेंट क्या है, एक पूरा कॉम्प्रिहेंसिव मैनर में हमें देखना, जितने भी इवेंट्स आते रहेंगे हम उसको उस कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग में ऐड करते रहेंगे। ओके, तो यही इसमें एक चीज़ है, जो ताजिक किर्गिज रीजन है उनके बीच में काफ़ी लड़ाई हुई है जिसमें एटलीस्ट 94 लोगों की जान जा चुकी है। ये क्लैश तजाकिस्तान और किर्गिस्तान के बीच में क्यों हुआ है बेसिकली, क्योंकि देखिए इन दोनों कंट्रीज के बीच में जो फॉर्मर सोवियत रिपब्लिक्स हैं, मोस्टली ये सारे फॉर्मर सोवियत रिपब्लिक्स ही तो हैं, सारे सोवियत संघ के ही तो मेंबर हुआ करते थे, है ना। तभी तो हर जगह आप देख सकते हैं रशियन प्रेसिडेंट का बहुत आज भी इंपॉर्टेंस है, बहुत ही हर जगह का जो भी इस तरह का क्लैश होता है। आप अर्मेनिया अजरबैजान का निकाल लीजिए, चाहे कोई भी, तो पुतिन ही आते हैं मीडिएट करवाने। उन्होंने ही बोला कॉल करके दोनों को कि प्लीज अब कोई फर्दर एस्केलेशन नहीं होनी चाहिए आप दोनों के बीच में, प्लीज वी एक्चुअली कॉल फॉर काम हियर। तो है क्यों, क्योंकि जो सोवियत रिपब्लिक्स है ना, जितने भी मोस्टली, उनके बीच में अभी तक बॉर्डर डिमार्केशन सही से हो ही नहीं पाई है। वो 1990s में सोवियत यूनियन कोलैप्स हो गई, खुद ने सबने सारी कंट्रीज ने खुद को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। पर बॉर्डर डिमार्केशन बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, तो वो सही से नहीं हुई है। वो कहते हैं कि हमारे लोग यहाँ रहते हैं, दूसरे कहते हैं हमारे लोग यहाँ रहते हैं। तो ये चीज़ इट हैज़ टू कम टू अ कंक्लूजन। अगर हम ताजिक और किर्गिज की बात करें तो 970 किलोमीटर लॉन्ग जो बॉर्डर है इन दोनों के बीच में, इसका ऑलमोस्ट 50% अभी पता ही नहीं है। वो कहते हैं कि यहाँ बॉर्डर शुरू होता है, वो कहते हैं यहाँ बॉर्डर शुरू होता है। जब कंसेंसस ही नहीं है बॉर्डर के मामले पे, तो फिर आप कैसे एक फाइनल कंसेंसस पे पहुंचेंगे कि ठीक है कोई लड़ाई ना हो। ऑलराइट, आई होप यू गेट माई पॉइंट। इंसर्जेंसी डाउन इन नॉर्थ ईस्ट, आर्मी शिफ्ट्स टू LAC, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और मुझे आपको इसके साथ और भी बहुत सारी बातें बतानी है, लेकिन उससे पहले हम देखते हैं यहाँ क्या लिखा है। क्योंकि अब क्या है, इंसर्जेंसी यानी कि जो नॉर्थ ईस्ट में जो मिलिटेंट्स हैं, जो आपको पता है इंसर्जेंट्स वगैरह जो हैं वो क्या करते हैं नॉर्थ ईस्ट में, वहाँ के, क्योंकि पावर्टी बहुत है ना, बहुत डेवलपमेंट नहीं हुई है ना नॉर्थ ईस्ट में अभी भी बहुत हद तक। अब तो खैर बहुत हम चीज़ें बदलती देख रहे हैं, पर निगलेक्ट किया गया ना, बहुत टाइम के लिए उनको निगलेक्ट किया गया है ना, मतलब तब से लेके अभी तक, इंडिपेंडेंस से लेके अभी तक। वो अलग बात है कि उनका एक अलग सा कल्चर है जो भी उसको यूनिक रखते हैं, इसीलिए ब्रिटिशर्स को भी उन्होंने बिल्कुल इंटरफेयर करने से मना कर दिया था। बट दैट कैन नॉट बी एन एक्सक्यूज फॉर वट एवर इज हैपनिंग देयर। तो ये जो इंसर्जेंट्स होते हैं, जो अल्फा वगैरह इन तरह के जो ग्रुप्स होते हैं, वो हथियार उठा लेते हैं और कहते हैं कि सरकार को गिराओ वॉयलेंट तरीके से, उनका अपना एक फ्लैग है, इन तरह की बातें, हफ्ता वसूली, एक्सटॉर्शन, आपको पता है मैंने बताया था, इस तरह की चीज़ें वो करते हैं। तो अब इन केसेस में बहुत हम कम होते देख रहे हैं, देव एक्चुअली गॉन डाउन इन द नॉर्थ ईस्ट, इंसर्जेंसी के जो केसेस हैं। तो इसी आप स्पेशली देख सकते हैं कि जो आफ्सपा है बहुत सारे पार्ट्स में, जैसे मणिपुर में, कई कई जगहों की, असम में, इसको आफ्सपा को हटा दिया गया है, जो बहुत ही क्रिटिसाइज्ड लॉ था, आज तक का ड्रैकोनियन लॉ कहा जाता था इसे। तो बहुत सारी उसमें रीजन्स में से हटा दिया है, तो क्योंकि इंसर्जेंसी सच में बहुत कम आ गई, ज़रूरी नहीं है आफ्सपा की, ज़रूरी नहीं है इम्प्लीमेंटेशन की, तो इसीलिए वहाँ से हटा दिया है। तो अब बेसिकली आर्मी क्या है, आर्मी जो अभी तक वहाँ पे तैनात थी, अब उनको वहाँ से निकाल के, जो काउंटर इंसर्जेंसी ड्यूटी में से निकाल के एक्चुअल में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, यानी कि जो लद्दाख और हमारे बीच में जो स्टैंड ऑफ चल रहा है, वहाँ पे डिप्लॉय किया जा रहा है। और ये कहना है इनका कि असम राइफल्स है ना, जो असम राइफल संभाल रहे हैं अब काउंटर इंसर्जेंसी की ड्यूटी को, और सिर्फ आर्मी का एक ही ब्रिगेड है जो पूरे एंटायर ईस्टर्न सेक्टर में
इस टास्क को, काउंटर इंसर्जेंसी की ड्यूटी को लिया हुआ है। बाकी असम राइफल्स आर हैंडलिंग दिस वेरी नाइसली बिकॉज देयर इज नो नीड पर से एज सच। ओके, अब हम देखते हैं कि ये एक्चुअल में जो मुझे आपको बताना है, सबसे पहले तो सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस क्या है। सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस यानी कि CAPF, आपको पता है 7 सिक्योरिटी फोर्सेस होते हैं भारत में जो CAPF के अंडर आते हैं, एंड दे कम अंडर द अथॉरिटी ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। होम अफेयर्स आपको याद रखना है, डिफेंस मिनिस्ट्री कभी मत समझना, ठीक है। CAPF हमेशा होम अफेयर्स के अंदर आते हैं। और ऐसे कौन से हैं मैं आपको ब्रीफली बता देती हूँ, आपको शायद ना पता हो कि ये सारे फोर्सेस कहाँ कहाँ पे डिप्लॉय हैं, पर मैं आपको बहुत इजीली याद करने का तरीका ही बताती हूँ। असम राइफल्स जो है, असम राइफल्स बेसिकली म्यांमार वाले रीजन में और नॉर्थ ईस्टर्न, मोस्टली म्यांमार वाले रीजन में इनको डिप्लॉय किया जाता है। वहाँ से जो इंसर्जेंट्स हैं वहाँ से भाग के आर्म्स लेके आ जाते हैं, या फिर इलीगल ट्रैफिकिंग जो होती है लिकर की, ड्रग्स की, इन सारी चीज़ों को भी ये रोकते हैं असम राइफल जो है, ठीक है। अब BSF, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, बहुत इंपॉर्टेंट, आपको बस एक चीज याद रखनी है, पाकिस्तान यानी कि LOC पे भी यही डिप्लॉयड है और बांग्लादेश पे भी BSF डिप्लॉयड है। तो अगर आपको याद नहीं रहता तो आपको पता है दोनों पहले पाकिस्तान ही हुआ करते थे, बांग्लादेश और जो पाकिस्तान है, दोनों पहले ईस्ट पाकिस्तान वेस्ट पाकिस्तान हुआ करते थे। तो बाय डिफॉल्ट BSF दोनों जगह पे एम्प्लॉयड है, ठीक है, बांग्लादेश पे आज। तो ये चीज आप समझ जाएंगे, याद रखेंगे। सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, आपको पता है CISF, बहुत बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज के बाहर आपको मिल जाएंगे, बहुत सारी आप देख सकते हैं, बहुत बड़ी इंडस्ट्री जैसे साइबर सिक्योरिटी हब है या न्यूक्लियर पावर प्लांट्स वगैरह, इन तरह की इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी के लिए इनको डिप्लॉय किया जाता है। इनफैक्ट CISF सबसे ज़्यादा लग्जूरियस फोर्स है। क्यों सबसे ज़्यादा लग्जूरियस क्यों कहा मैंने, सबसे ज़्यादा पैसा इन्हीं के पास है ना, सबसे ज़्यादा रेवेन्यू इन्हीं के पास आता है। क्यों? क्योंकि ना ये लोग बाहर की कंट्रीज को भी CISF की वो सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं, बाहर की कंट्रीज को भी। यस, आई एम नॉट जोकिंग अबाउट इट, अमेरिका तक की बहुत सारे इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी के लिए CISF के ट्रूप्स भेजे जाते हैं। और अगर हम सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स की, CRPF की, आपको बात पता है, बहुत सारे आप फायर एक्सटिंग्विशर्स वगैरह के साथ, जो कभी बहुत बड़ी आग लग जाए, कोई डिजास्टर इस तरह का हो जाए, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स उस तरह के ड्यूटीज में, कभी कभी हम कहाँ देखते हैं उसको, मेट्रो वगैरह के आसपास भी हम देखते हैं, राइट। तो ये सारी चीजें, इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस, ITBP, बहुत इंपॉर्टेंट, ये है चाइना वाले बॉर्डर पे। LAC पे सबसे ज्यादा जो डिप्लॉयड है ITBP ही है। तो जब LAC का स्टैंड अप हुआ था गलवान वैली, आपने बहुत जगह इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस के बारे में पढ़ा होगा। तो ये वो रीजन में, तिब्बतन से पता ही चल रहा है आपको, चाइना, राइट। अब नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, NSG नेशनल सिक्योरिटी गार्ड इज बेसिकली नेशनल, जितने भी बड़े बड़े मिनिस्टर्स हैं, बड़े बड़े, स्पेसिफिकली प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर वगैरह, इनकी सिक्योरिटी जो होती है, जो बेसिकली इन तरह की जॉब्स जो कैपिटल यानी कि दिल्ली में डिप्लॉयड होते हैं मोस्टली, वो नेशनल सिक्योरिटी गार्ड होते हैं। अब होता है सशस्त्र सीमा बल, SSB, ये है नेपाल और भूटान में डिप्लॉयड, ठीक है। तो अब आप याद रखिएगा इसको, बहुत ही क्लियरली, बहुत ही सिंपली मैंने आपको बता दिया। अब हम देखते हैं असम राइफल्स का की रोल है क्या। तो असम राइफल्स, जैसे कि मैंने बता दिया, CAPF का एक पार्ट है, सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स है। और ये कब आया था? 1835 में इट केम इनटू बीइंग। और किस रूप में आया था? कच्चर लेवाई की तरह, यानी कच्चर एरिया कहाँ है? असम वाला एरिया, ठीक है। तो 1835 में इसको उस टाइम पे लाया गया था। क्यों? क्योंकि किस लिए ब्रिटिश ने इनको डिप्लॉय किया था? क्योंकि जो ब्रिटिश टी एस्टेट्स थे उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, और जितनी भी सेटलमेंट्स थी अगेंस्ट ट्राइबल रेट्स, ओके। तो ये चीज आप याद रख सकते हैं। Right, now let's move on to another article. LG opens cinemas in Pulwama and Shopian. तो देखिए, मल्टाई फंक्शनल, मल्टाई पर्पस सिनेमा हॉल्स खोले जाएंगे हर डिस्ट्रिक्ट में जम्मू और कश्मीर के। ऐसा किसका कहना है? वहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर यानी कि मनोज सिन्हा जी, आई एम नॉट रॉन्ग, यस मनोज सिन्हा। तो उन्होंने बोला है कि हर डिस्ट्रिक्ट में, शोपियन और पुलवामा, आपको पता है कि सबसे ज़्यादा सदर्न श्रीनगर वाला एरिया ना, सदर्न कश्मीर वाला, वहाँ पे जो जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं वहाँ पे मिलिटेंसी बहुत ज़्यादा है, बहुत 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 ज़्यादा। तो उनको रिफॉर्म करना, यानी कि आप समझिए कि इस 1990, जब से मिलिटेंसी वहाँ पे शुरू हुई है, 1990 से लेके अभी तक वहाँ पे कोई सिनेमा हॉल इस तरह का, ऑल सिनेमा हॉल्स गॉट क्लोज्ड इन द कश्मीर वैली। तो अब सिनेमा हॉल्स को दोबारा लाया जा रहा है, वहाँ पे खोला जा रहा है। और ये सिर्फ और सिर्फ मूवीज वगैरह के लिए नहीं यूज किया जाएगा, ऑब्वियसली स्क्रीनिंग के लिए होगा, पर इंफोटेनमेंट यानी कि इंफॉर्मेशन देने के लिए, जो शॉर्ट फिल्म्स इंफॉर्मेशन देने के लिए, किसी भी तरह का चेंज चाहिए, या फिर यूथ की स्किलिंग के लिए अगर आप क्लासेस देनी है, उनके लिए भी यूज किया जाएगा। एंड दैट वे इट्स अ प्रोग्रेसिव स्टेप। देखिए, मैं आपको एक बात बताती हूँ,
बाय चांस आपको कोई ऐसा क्वेश्चन मिल जाता है जहाँ, और आप ये मत समझिएगा ये क्वेश्चन नहीं पूछा जा सकता, कुछ भी पूछा जा सकता है इस तरह के। देखिए अब धारा 370 को हटे हुए कितने साल हो गए, 3 साल हो गए, राइट, 3 साल हो गए हैं। तो हम ऐसा पूछ सकते हैं पिछले 3-4 साल में क्या किस तरह से प्रोग्रेसिव स्टेप्स लिए गए हैं मिलिटेंसी को एक ब्यूटीफुल रीजन बनाने में, या फिर एक स्किलफुल रीजन बनाने में, या फिर एक हॉस्पिटेबल रीजन बनाने में। तो आप कश्मीर में बहुत सारे एग्जाम्पल्स दे सकते हैं। एक तो एग्जाम्पल आप ये मल्टीपर्पज सिनेमा हॉल्स, इंफोटेनमेंट वगैरह, स्किलिंग ऑफ यूथ। फिर आप क्या दे सकते हैं, बहुत सारे इंडस्ट्रियल जो इन्वेस्टमेंट है वहाँ पे बहुत इंसेंटिवाइज की जाती है। आप कभी पढ़िएगा कि जो वहाँ पे स्कीम है बहुत ही इंसेंटिव, बहुत ही कम टैक्स आपसे वहाँ पे लेते हैं, लैंड बहुत ही सस्ते में देने की कोशिश करती है सरकार, जो भी वहाँ पे कंपनियां खोलेंगे अपनी उनके लिए, बहुत सारे ऐसे। फिर उसके बाद आपको पता है कि आर्टिकल 370 का स्ट्राइक डाउन करने से सबसे इंपॉर्टेंट बात पता है क्या हुई थी, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये हुई थी कि जितने भी जम्मू कश्मीर के जो ट्राइबल्स थे, राइट, जितने भी ट्राइबल्स थे अभी तक उनको एसटी का स्टेटस मिलता ही नहीं था। रिजर्वेशन जो पूरे इंडिया में मिल रहा है वो उनको मिलता ही नहीं था, ठीक है। तो रिजर्वेशन से अभी तक अगर जो वहाँ के कितने सारे ट्राइब्स हैं, मतलब आप सोचिए जो कितने बकरवाल्स वगैरह आपको मिल जाएंगे वहाँ पे। तो इन तरह के जो ट्राइब थे, जो एससी कम्युनिटी थी या एससी कम्युनिटी थी, वो अभी तक रिजर्वेशन के जो सर्कल से बाहर थी, अब उनको इन तरह के एडवांटेजेस भी मिलते हैं जो पूरे सबको मिलते हैं भारत में। तो ऐसे बहुत सारे आप एग्जाम्पल्स कोट कर सकते हैं, स्टेप्स कोट कर सकते हैं जो यहाँ पे हो रहे हैं। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज खुल गई हैं, स्कूल्स और खुले हैं, इन तरह की चीजें। द प्रोसेस ऑफ इंक्लूजन और एक्सक्लूजन फ्रॉम शेड्यूल्ड ट्राइब्स लिस्ट। नाउ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो भी वर्ड मैं बोलूँ उसको आप बहुत ध्यान से सुनिएगा। ये वाला रीजन मैं आपको बता चुकी हूँ कि हट्टी ट्राइब और नारी को रावण, ये जो जितनी भी ट्राइब्स हैं, ट्राइब्स का मैंने आपको कहा था आप स्क्रीनशॉट लेके रखिए या उसको याद करिए, जैसे भी आप उसकी पेपर कटिंग रखिए। ये सारी ट्राइब्स जितनी भी ऐड की गई हैं उसके सिनोनिम्स वगैरह आपको सब याद रखने हैं। तो ये पैराग्राफ जो है, ये क्वेश्चन मैं दोबारा रिपीट नहीं करूंगी, हमें प्रोसेस देखना है, हम उस पर ध्यान देंगे ज्यादा, ठीक है। तो सितंबर 14 को क्या हुआ था, यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव किया था एक प्रपोजल को कि वो क्या करेंगे, उस प्रपोजल के तहत बहुत सारी ट्राइब्स जो हैं उनको ऐड किया जाएगा शेड्यूल्ड ट्राइब्स में। किन किन स्टेट्स में, हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश, ताकि वो अवेल कर सके उन बेनिफिट्स को जो एसटीज के लिए बने हैं, इंक्लूडिंग रिजर्वेशन। ओके, ये अनाउंसमेंट किसके द्वारा देखी थी हमने, मिनिस्टर ऑफ ट्राइबल अफेयर्स यानी कि अर्जुन मुंडा जी के थ्रू आई थी। और अब लेकिन देखिए इनका ये स्टेप तो आ गया, लेकिन बहुत सारी और ट्राइबल कम्युनिटीज हैं, 6 ट्राइबल कम्युनिटीज हैं असम की, जो वो कह रहे हैं कि आप इतना डिले क्यों कर रहे हैं हमें इंक्लूड करने में एसटी लिस्ट में। तो उन पे तो अभी तक ये जो इनकी प्रोटेस्ट है उस पर तो कोई बातचीत नहीं हुई है। पर ये कम्युनिटीज आप याद रख सकते हैं कि कौन कौन सी है कम्युनिटीज और जो एसटी लिस्ट में इंक्लूजन चाहती हैं, आदिवासी, चुटिया, कोच राजवंशी, मटक, मोरन, ताई अहोम, ठीक है। तो ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं बहुत ज्यादा। हाउ इज अ कम्युनिटी एडेड और रिमूव फ्रॉम SC/ST लिस्ट, नाउ दिस इज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, आप प्लीज ये ऑर्डर देख के आर्टिकल 341 42 देख के बंद मत कर दीजिएगा कि नहीं ये तो हमें आता है, ये तो हमने कितनी बार पढ़ लिया है, अभी और भी बड़ा सब कुछ है इसमें। तो देखिए प्रोसेस शुरू कहाँ से होता है, प्रोसेस शुरू होता है फ्रॉम द लेवल ऑफ स्टेट या फिर यूनियन टेरिटरी। तो स्टेट या यूनियन टेरिटरी के लेवल से शुरू होता है इस पूरे प्रोसेस का इंक्लूजन ऑफ SCs या STs इन देयर पर्सपेक्टिव और रिस्पेक्टिव लिस्ट, ठीक है। तो जो एक स्टेट है या यूनियन टेरिटरी है, उसकी कंसर्न गवर्नमेंट या उसकी जो एडमिनिस्ट्रेशन है, वो सीख करते हैं, वो मांगते हैं एडिशन या एक्सक्लूजन एक पर्टिकुलर कम्युनिटी का फ्रॉम SC और ST लिस्ट। लेकिन जो फाइनल डिसीजन होता है इट रेस्ट विद द प्रेसिडेंट्स ऑफिस। ओके, प्रेसिडेंट ऑफिस से ही नोटिफिकेशन आती है, वो ही स्पेसिफाई करते हैं जितनी तरह के चेंजेस चाहिए जो उनको आर्टिकल 341 और 342 से मिलते हैं। ओके, अब देखेंगे आप कहेंगे प्रेसिडेंट ऑफिस क्या, अभी तो आपने बताया था स्टार्टिंग में कि पार्लियामेंट बाय लॉ कर सकती है, प्रेसिडेंट ने तो 1950 में कर दिया जो कर दिया। लेकिन प्लीज माय डियर व्यूअर्स, आप ये चीज समझिए, लॉ जब होता है, जब लॉ बनता है तो लॉ को राज्यसभा और लोकसभा दोनों से ही पास करना होता है। फिर जब दोनों ही हाउसेस को वो पास कर लेता है, फिर कहाँ जाता है एसेंट के लिए, कि जी हाँ हामी भरने के लिए, साइन के लिए, वो कहाँ जाता है, प्रेसिडेंट ही तो करता है। तो इनडायरेक्टली प्रेसिडेंट ऑफिस की फाइनल नोटिफिकेशन चाहिए होती है हर बिल के लिए, हर बिल, इनफैक्ट मतलब हर बिल को लॉ बनने के लिए ऐसा ही तो करना होता है, ठीक है। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए।
ऑलराइट, तो अगर बाय चांस उसमें लिखा आ गया कि प्रेसिडेंट ऑफिस फाइनल डिसीजन प्रेसिडेंट के हाथ में है, फिर एक ऑप्शन आ गया पार्लियामेंट, तो प्रेसिडेंट सही है, गलती से पार्लियामेंट मत कर देना। आप समझे कि लॉ में तो लिखा है पार्लियामेंट बाय लॉ और ये सब वगैरह है ना। तो आई होप यू गेटिंग माई पॉइंट नाउ। लेकिन जो फाइनल अथॉरिटी है वो प्रेसिडेंट ही है, बिकॉज फाइनली ही और शी वुड गिव असेंट टू अ पर्टिकुलर बिल कि इंक्लूड होना चाहिए या एक्सक्लूड होना चाहिए। ओके, फिर एक स्टेट गवर्नमेंट जो है वो चूज कर सकती है रेकमेंड करने के लिए कुछ कम्युनिटीज को फॉर एडिशन और सब्सट्रैक्शन फ्रॉम द लिस्ट, और उनकी डिस्क्रिप्शन प्रॉपरली उनकी चॉइस होती है, उनकी डिस्क्रिशन होती है, यानी कि वो किसी को भी देख सकते हैं, किसी को भी नहीं, ऑब्वियसली वो स्टडी करते हैं। तो जो रिकमेंडेशन है इस तरह की, दे ऑब्वियसली कम फ्रॉम स्टडीज, पर्टिकुलर स्टडीज जो एक स्टेट गवर्नमेंट कमीशन करती है। जैसे अगर आप हट्टी कम्युनिटी का, जो हिमाचल प्रदेश की कम्युनिटी है, उसका जो एडिशन हमने देखा है हट्टी ट्राइब का, वो हिमाचल प्रदेश की सरकार ने कंप्लीटली स्टडी किया है एक कमीशन द्वारा, और फिर उन्होंने रेकमेंड किया था। फिर जब वो स्टडी कर लेते हैं और रेकमेंड कर देते हैं, तो फिर क्या होता है कि जो प्रपोजल है इंक्लूड या रिमूव करने का किसी भी कम्युनिटी को शेड्यूल्ड लिस्ट में से, वो भेजा जाता है यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के पास, अर्जुन मुंडा जी जिनके हेड है। ठीक है, फिर स्टेट गवर्नमेंट ने क्या किया, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स को भेजा। ठीक है, और राइट, ये चीज़ आपको पता चल गई। फिर उसके बाद क्या होता है, जो मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स है वो अपनी डेलिब्रेशन करते हैं, बातचीत करते हैं, सलाह मशवरा करते हैं, प्रपोजल को एग्जामिन करते हैं। फिर चलिए सब कुछ हो गया, फिर वो भेज देते हैं रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया को प्रपोजल को। ठीक है, फिर जब एक बार रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया उस प्रपोजल को अप्रूव कर देते हैं, आपको पता है रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया के पास ही तो सब कुछ है, पॉपुलेशन रजिस्टर वगैरह या फिर जितना भी सिटीजनशिप वगैरह का जितना भी अकाउंट है वो सब कुछ उन्हीं के पास ही है, राइट। कौन कौन सी डिस्ट्रिक्ट्स में है, कितनी पॉपुलेशन है, कितने परसेंटेज है, ये सब कुछ, और कैसे चेंज हुआ है पिछले कुछ डेकेड्स में, ये सब कुछ उनके पास है। तो फिर आरजीआई को जब भेज दिया, फिर उसके बाद क्या होता है, वो अप्रूव कर देती है आरजीआई। फिर जब आरजीआई अप्रूव कर देती है तो इस प्रपोजल को भेजा जाता है नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट और नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स को। डिपेंड करता है एससी कम्युनिटी को ऐड करना है, ये रिमूव करना है, या एसटी कम्युनिटी को। ठीक है, तो फिर जब एनएस उसको भेज दिया, एनसीएससी को या फिर एनसीएसटी को भेज दिया, फिर उसके बाद क्या होता है, जब उन्होंने अप्रूव कर दिया, फिर फाइनली प्रपोजल को यूनियन गवर्नमेंट यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल्स के पास दोबारा भेजा जाता है। फिर जब उनके पास वापस आ गया, फिर होती है एक इंटर मिनिस्ट्रियल डेलिब्रेशन, बहुत सारे मिनिस्ट्रीज मिलके आपस में डेलिब्रेट करती हैं, और फिर इस डेलिब्रेशन के बाद इसको इंट्रोड्यूस किया जाता है कैबिनेट में, कैबिनेट के फाइनल अप्रूवल के लिए। कैबिनेट के हेड कौन है, प्राइम मिनिस्टर मिस्टर मोदी। ओके, तो वो फाइनली इसको अप्रूव करते हैं, इसीलिए हमने कैबिनेट का डिसीजन देखा है इंक्लूड करने का इन सारी एसटी कम्युनिटीज को। और अगर जहां तक हम बात करें कम्युनिटीज जो अप्रूव हो जाती हैं एडिशन के लिए टू द लिस्ट बाय द कैबिनेट, जो अभी रिसेंटली हुई है, तो इनके लिए भी एक बिल को इंट्रोड्यूस किया गया था पार्लियामेंट में बाय ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्टर, स्पेसिफाइंग द एक्सक्लूजन ऑफ क्या किया। देखिए, जो हम गौंड कम्युनिटी की बात करें तो उस बिल के तहत क्या हुआ, पहले तो गौंड कम्युनिटी एससी लिस्ट में ऑलरेडी है। ठीक है, तो एससी लिस्ट से हटा के फिर आप एसटी लिस्ट में डालोगे ना, तो एक्सक्लूजन के लिए पहले किया। ठीक है, तो फिर इन तरह की बातें की। देखिए, ये सब कुछ तो बता ही चुकी हूँ मैं। व्हाट इज द क्राइटेरिया टू बिगिन द प्रोसेस, क्राइटेरिया है क्या प्रोसेस को बिगिन करने का। देखिए, ये एस्टैब्लिश करने के लिए कि क्या एक कम्युनिटी शेड्यूल्ड ट्राइब है, गवर्नमेंट क्या करती है, बहुत सारे क्राइटेरिया को दे लुक अपॉन इट, मतलब बहुत सारे क्राइटेरिया को कंसिडर करती है, जैसे उसके एथनोलॉजिकल ट्रेड्स, ट्रेडिशनल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है उनके, उनका कल्चर कितना डिस्टिंक्ट है पूरे कंट्री के बाकी कल्चर से, उनका जोग्राफिकल आइसोलेशन यानी कि वो कंट्री से कितना अलग से रहते हैं, अलग से सेक्लूजन में रहते हैं, कितना बैकवर्डनेस है। इन तरह के क्राइटेरिया के तहत ये डिसाइड किया जाता है कि उन्हें इंक्लूड किया जाएगा कि नहीं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है, सुप्रीम कोर्ट ने एक डिसीजन में अपने वर्डिक्ट में कहा था, देखिए ये क्राइटेरिया तो बहुत सब्जेक्टिव है, एक फिक्स फूल प्रूफ पैरामीटर क्यों नहीं हम लेके आते। ये फिक्स फूल प्रूफ पैरामीटर्स होंगे जो डिटरमाइन कर पाए कि क्या एक कम्युनिटी सच में शेड्यूल ट्राइब को बिलोंग करती है, क्या उस तरह के बेनिफिट्स उन्हें मिलने चाहिए कि नहीं मिलने चाहिए। तो इस तरह की बातें इस फूल प्रूफ क्राइटेरिया को लाने के लिए उन्होंने क्या किया कि देखिए, इनका ये कहना है, बेसिकली सुप्रीम कोर्ट का ये कहना था कि जो एफिनिटी टेस्ट होता है, मतलब बहुत सारी जो शेड्यूल ट्राइब्स कम्युनिटीज हैं वो अर्बन एरियाज में आ गई माइग्रेट करके। ठीक है, जब वो अर्बन एरियाज में माइग्रेट करके आ गए, अब वो हमारे जैसे सिटीज वगैरह में कहीं रहते हैं,
तो वो अपना जो ट्रेडिशनल कल्चर है, बहुत लोग तो खो भी चुके हैं, दे आर एक्चुअली कम्प्लीटली एसिमिलेटेड दूसरों के साथ, उनका कल्चर भी वही है जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ का है। तो फिर जो क्राइटेरिया ट्रेडिशनल कल्चर वाला है, आप समझ रहे हैं, ट्रेडिशनल कल्चर या जोग्राफिकल आइसोलेशन, फिर उनको क्यों मिलना चाहिए शेड्यूल ट्राइब का, उनको बेनिफिट क्यों मिलना चाहिए, आप समझ रहे हैं, जब इतने साल हो गए। तो ये चीज़ अभी तक, लेकिन अभी कुछ ऐसी बात हुई नहीं है। एक बड़े बेंच को रेफर किया गया है कि आप ये कास्ट सर्टिफिकेट्स इशू करने के लिए फुल प्रूफ मैटर बताइए, लेकिन अभी तक इस पे कुछ खास आया नहीं है। How many scheduled tribes are there officially? Now this is something you have to remember, क्योंकि scheduled tribes अगर हम बात करें भारत में, जो सेंसस 2011 के तहत जो हमें डेटा हमारे पास अवेलेबल है, वो ये कहता है कि 705 एथनिक ग्रुप्स हैं जिन्हें लिस्ट किया गया है scheduled tribes अंडर आर्टिकल 342, ओके, अंडर आर्टिकल 342। और over 10 crore Indians are notified as STs, of which 1.04 crore live in urban areas. The STs constitute 8.6% of the population and 11.3% of the rural population. Total population का 8.6%, rural population में से 11.3%। ये भी आप याद रख सकते हैं। Alright, now this is something very important, the ban on the export of broken rice। देखिए सितंबर 9 को क्या हुआ था, सेंटर ने इंस्टीट्यूट किया था एक बैन को, जो बैन उन्होंने लगाया था कि अब फाइनली ब्रोकन राइस को, जो टूटा टुकड़ा होता है ना, जिसे हम हिंदी में कहते हैं, उसको एक्सपोर्ट नहीं किया जाएगा, राइट। तो उसको अब एक्सपोर्ट नहीं किया जाएगा, जैसे हम टुकड़ा चावल कहते हैं। क्यों, देखिए मोस्टली लोग तो खाते भी नहीं इसको, तो किस लिए यूज़ किया जाता है आपको पता है, मोस्टली एनिमल फीड वगैरह के लिए। तो हम देखते हैं एडिशनली क्या मैंडेट किया गया था, एक एक्सपोर्ट ड्यूटी भी लगाई गई है 20% की, ये भी मैंने आपके साथ डिस्कस किया था। जो हस्क्ड राइस है, पैडी या रफ, और ब्राउन राइस, सेमी मिल्ड और होली मिल्ड राइस, इन पे भी 20% की एक्सपोर्ट ड्यूटी, बेसिकली एक्सपोर्ट को बहुत ही मुश्किल बना दिया है कि मोस्टली आप डोमेस्टिकली इसको सेल करिए ताकि इन्फ्लेशन कर्ब हो सके। ये सब कुछ मैं आपको बता चुकी हूँ, इन्फ्लेशन वाला पैरामीटर तो। और जो मेजर्स हैं, ऑब्वियसली ये एक्सपोर्ट ऑफ बासमती और पारबॉइल्ड राइस पे नहीं लगाए गए हैं। बासमती और पारबॉइल्ड राइस को एक्सपोर्ट किया जाएगा एज यूजुअल, बिजनेस एज यूजुअल अप्रोच यहाँ पे रहेगी। ऑलराइट, तो ये देखिए एडिक्वेट अवेलेबिलिटी, ओके फाइन। बेसिकली ये स्टेप ब्रोकन राइस का इसलिए लिया गया है क्योंकि जो डोमेस्टिक लेवल पे ब्रोकन राइस की अवेलेबिलिटी कम ना हो जाए डोमेस्टिक पोल्ट्री इंडस्ट्री के लिए और एनिमल फीड स्टॉक के लिए, ओके। और एडिशनली ये क्या करेगा, ये प्रोडक्शन को, जो एथेनॉल प्रोडक्शन है उसको भी सस्टेन करने में हेल्प करेगा। दो चीज़ें होंगी, एक तो एनिमल यानी कि पोल्ट्री इंडस्ट्री के लिए फीड स्टॉक रहेगा प्रॉपर, और एथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम जो है हमारा वो भी हिट नहीं होगा, ओके। हम देखेंगे कैसे अभी, लेकिन जो मेजर्स हैं वो इफेक्ट कर सकते हैं कंट्रीज जो डिपेंडेंट हैं इंडिया के एक्सपोर्ट्स पे, तो वो कंट्रीज इफेक्ट हो सकती है, स्पेशली जब यूक्रेन रशिया का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, जहाँ से बहुत ज़्यादा राइस आया करता था, वो अब नहीं सप्लाई वहाँ पे प्रॉपरली हो पा रही। तो उसके तहत जो कंट्रीज हम पे निर्भर थी वो अफेक्ट हो जाएंगी हमारे इस डिसीजन से। हमारी इन्फ्लेशन तो कर्ब हो जाएगी, हमारा एथेनॉल तो बन जाएगा, पर उनके लिए काफ़ी दिक्कत आ जाएगी। तो इन्फ्लेशन वाला क्राइटेरिया आपको पता है कि बेसिकली क्या होगा कि जब भी किसी कमोडिटी की सप्लाई कम हो जाती है तो उसका प्राइस हाई हो जाता है, तो जब आप सप्लाईज की प्रॉपर मेंटेन रहेगी तो उसका इन्फ्लेशन नहीं होगा। स्पेशली देखिए क्यों इंपॉर्टेंट है, कोविड-19 का जो पेंडेमिक आया तो उसने बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट किया था भारत के प्रीवियसली हेल्ड सरप्लस को, जो आपको पता है FCI के गोडाउन में पड़े रहते हैं, वो सरप्लस था, उसको बहुत ही अफेक्ट किया गया, क्योंकि जब इतना डिस्ट्रेस आ गया तो वल्नरेबल सेक्शंस बहुत ज़्यादा अफेक्ट ना हो जाए, तो जो सरकार ने क्या किया, एक इंट्रोड्यूस की प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, ठीक है, मार्च 2020 में, जिसके तहत क्या हुआ, एडिशनल 5 किलो राशन दिया जाता है पर पर्सन ईच मंथ, ओके। वो एडिशन में है, उसको रिप्लेस नहीं कर रहा, एडिशन में किसके, जो नॉर्मल कोटा ऑफ फूड ग्रेन्स आप NFSA के तहत आपको मिलता है, 2013 का जो एक्ट है, ठीक है। और इसको एक्सटेंड भी कर दिया गया है अगले 6 महीने के लिए, मतलब सितंबर 2022 तक ये लागू में रहेगी ये स्कीम। तो बेसिकली जो पहला सरप्लस था, ऑब्वियसली आप यहाँ यूज़ कर रहे हो ना, है ना। जब सरप्लस आपने यहाँ यूज़ कर लिया राइस का, तो राइस की शॉर्टेज होने के बहुत चांसेस हैं, इन्फ्लेशन होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। तो ये चीज़ आपको समझ आ गई। फूड ग्रेन स्टॉक्स इंक्लूडिंग राइस, wheat and unmilled paddy in the FCI's central pool had dropped, okay, year on year basis पे हमने ड्रॉप भी देखा है। और अगर ये कंटिन्यू किया गया, कंटिन्यू करना इम्पॉसिबल है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को, क्योंकि सरप्लस ही नहीं है इतना,
ठीक है, आप समझ रहे हैं ना। बट देखते हैं क्या होता है। खैर एक बहुत पॉलिटिकल मेजर भी हो ही जाता है ये, क्या पता। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। व्हाट हैपन टू राइस प्रोडक्शन। देखिए राइस प्रोडक्शन में ऐसा क्या हुआ कि मतलब कमी क्यों आ गई। देखिए जो मेजर राइस कल्टीवेशन सीजन होता है भारत में वो खारीफ सीजन है। खारीफ सीजन कब से कब होता है, जिसमें उगाया यानी कि सो कब किया जाता है क्रॉप को, जून जुलाई अराउंड, मई से जुलाई के अराउंड, या फिर जुलाई से सितंबर भी आप कह सकते हैं। और हार्वेस्ट कब किया जाता है, नवंबर दिसंबर के अराउंड। तो जून जुलाई के अराउंड इसको सो किया जाता है और नवंबर दिसंबर के अराउंड इसको हार्वेस्ट यानी कि काटा जाता है। ठीक है, तो लेकिन देखिए इट इज इम्पेरेटिव टू नोट दैट राइस इज अ वाटर इंटेंसिव क्रॉप। ऑब्वियसली कितना ज्यादा पानी जाता है पैडी क्रॉप की कल्टीवेशन में, राइट। और इसको साथ साथ में चाहिए होता है एक हॉट और ह्यूमिड क्लाइमेट भी। ओके तो इसीलिए जो सूटेबिलिटी सबसे ज्यादा कौन से रीजन्स की है इसको ग्रो करने की, जहाँ पे सबसे ज्यादा हाई ह्यूमिडिटी हो, प्रोलॉन्ग सनशाइन हो, ए शॉर्ट सप्लाई ऑफ वाटर हो। ठीक है, जब ये तीनों चीजें जिस पर्टिकुलर स्टेट में ज्यादा होंगी वहां पे इसको उगाया जाता है ज्यादा। ठीक है, इसीलिए जो ईस्टर्न रीजन्स हैं और सदर्न रीजन्स हैं हमारी कंट्री के, राइट, जो बिल्कुल ट्रॉपिकल बेल्ट में फॉल करते हैं, जहाँ पे सन रेज हमेशा रहती है, गर्मी बहुत ज्यादा होती है ना, तो यहाँ पे इसीलिए बहुत ज्यादा उगाए जाते हैं। यहाँ पे सूटेबल टेम्परेचर भी मिल जाता है और ये सब कुछ तो स्टेट्स यहाँ पे लिखी हैं। लेकिन अब देखिए बात क्या है, अगर हम इंडियन मीट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट का डेटा देखें तो जून 1 से सितंबर 14 के बीच में अगर हम उनका डेटा देखें तो उत्तर प्रदेश, झारखंड, पंजाब, बिहार, उन्होंने डेफिशिएंट रेनफॉल देखी है, यानी कि 20 से 59% बिलो नॉर्मल इन पर्टिकुलर रीजन। जो अगर हम देखें एक और फैक्ट है जो आपको याद रखना है, वेस्ट बंगाल भारत का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है राइस का। लेकिन वेस्ट बंगाल में तो ओवरऑल सही नॉर्मल रेनफॉल रही है, लेकिन इसकी प्रोडक्टिविटी वेस्ट बंगाल में भी कुछ डिस्ट्रिक्ट जैसे हैं, जैसे नादिया, बुर्दवान और बीरभूम जो है, वहाँ पे डेफिशिएंट रेनफॉल थी इन पर्टिकुलर रीजन्स में। इस वजह से यहाँ पे भी प्रोडक्टिविटी नहीं इतनी आ पाई, और इसीलिए क्या है कि जो प्रोडक्शन है पोटेंशियली लो है पिछले साल से। ओके, और कंसर्न्स क्या है एथेनॉल ब्लेंडिंग के लिए। देखिए आपको एथेनॉल वगैरह के बारे में सब कुछ पता है, और हम क्या करना चाहते हैं ये भी आपको पता है कि हम 20% एथेनॉल ब्लेंड करना चाहते हैं 2025 तक। और राइट, लेकिन 2018-19 में क्या हुआ था, जो 2018-19 के एथेनॉल सप्लाई ईयर था, गवर्नमेंट ने अलाउ किया था एफसीआई को कि जितना भी सरप्लस राइस है आप वो एथेनॉल प्लांट्स को सेल करिए, ताकि वो फ्यूल प्रोडक्शन कर सकें। आइडिया ये था कि एक इमरजेंसी अगर कभी आ जाए, इतना प्रॉपर जो शुगर का जो मोलासेस होते हैं उससे जो बनती है इथेनॉल वो ना हो पाए अवेलेबल, शुगर की प्रोडक्शन सही ना हो पाए, तो एक इंश्योरेंस रहे हमारे पास, एक्स्ट्रा सेफ्टी। ठीक है, इसीलिए अलाउ किया गया था 2018-19 में। लेकिन अगर हम ऑनगोइंग ईएसवाई की बात करें, यानी कि जो प्रेजेंटली साल चल रहा है इथेनॉल ब्लेंडिंग का, क्योंकि सप्लाई कंस्ट्रेंट्स हैं, तो इसीलिए बहुत सप्लाई कंस्ट्रेंट इन द सेंस बहुत ज़्यादा शुगर केन वगैरह के भी सप्लाई कंस्ट्रेंट्स हैं और राइस के भी सप्लाई कंस्ट्रेंट है, क्योंकि प्रोडक्शन ही इतनी नहीं हुई। तो अब एफसीआई के पास मैंने आपको क्या बताया था कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना में से के लिए भी एफसीआई में से जा रहा है, तो इसीलिए जो प्लांट चाहिए क्या करने लग पड़े हैं, एफसीआई से प्रोक्योर करने लग पड़े हैं राइस को। तो आप समझ रहे हैं ना, तो जो टोटल एथेनॉल प्रोड्यूस फ्रॉम राइस लिफ्टेड फ्रॉम द एफसीआई है वो 26.64 करोड़ लीटर्स। समझ रहे हैं जितना। और अगर हम इस राइस के कंपैरिजन में जो डैमेज्ड फूड ग्रेन से मिल रहा है, जो एफसीआई के परव्यू के बाहर आते हैं डैमेज्ड फूड ग्रेन्स, इसमें से अगर हम देखें तो 16.36 करोड़ लीटर्स ही बना है। तो आप देख सकते हैं पूरे साबुत राइस में से जो खाने के लिए एफसीआई ने रखा है उससे कितना ज्यादा पेट्रोल बना है इस साल में। ओके, तो इससे पता चलता है कि प्रोडक्शन एक्रूइंग फ्रॉम एफसीआई राइस हैज इंक्रीज्ड 10 फोल्ड। तो ये चीज़ आप देख सकते हैं। इसीलिए जब हम एक्सपोर्ट बैन कर देंगे तो क्या होगा, सप्लाई मैच हो जाएगी और फाइनली हमें डैमेज फूड ग्रेन्स वगैरह ये सब कुछ आपको पता चल जाएगा। ठीक है, जो ब्रोकन राइस यूज़ कर सकेंगे, राइस बच जाएगा और डोमेस्टिक अवेलेबिलिटी भी हो पाएगी। नाउ व्हाट आर द लाइकली आफ्टर इफेक्ट्स ऑफ द बैन। देखिए जियो पोलिटिकल हमें रैमिफिकेशंस भी देखने हैं। जियो पोलिटिकल टेंशन जो है रशिया और यूक्रेन के बीच में, उसने ग्लोबल फूड सप्लाई को कम्प्लीटली हिट किया है, राइट। तो इससे क्या हुआ है, जो आपको ब्लैक सी ब्लॉकेड वगैरह ये सब कुछ पता है, राइट। तो देखिए वीट का जो सबसे ज्यादा यूक्रेन से इजिप्ट जाता है, वीट सबसे ज्यादा वहीं से आता है। 50% ऑफ वीट जो इजिप्ट खाता है वो उनका वीट वहां से आता है, यूक्रेन से। तो जब वीट इफेक्ट हो गया तो लोग बेसिकली राइस को स्टेपल मानने लगे हैं। ओके, जो ये सारे देश हैं। लेकिन अब क्या है, अगर हम राइस की बात करें, जो टोटल राइस एक्सपोर्ट हुए थे पूरे संसार में, वर्ल्ड में 2021 में, उसका 41% इंडिया ने दिया था।
तो आप समझ सकते हैं, हम पहले इतने लार्जेस्ट एक्सपोर्टर नहीं हुआ करते थे, हम सेकंड नंबर पे आया करते थे। तो सेकंड नंबर वियतनाम नंबर 1 पे होता था, लेकिन हम थाईलैंड, वियतनाम, पाकिस्तान, यूनाइटेड स्टेट्स सबके कंबाइंड से भी हम देखें तो हम उनसे भी बड़े हैं, ठीक है, उनके एक्सपोर्ट से भी बड़े हैं। तो अगर हम ब्रोकन राइस की बात करें, जो यूनाइटेड स्टेट्स डिपार्टमेंट का अगर हम डेटा के हिसाब से जाएं, तो इंडिया अकाउंट करता है मोर देन हाफ 50% से भी ज़्यादा इस ग्लोबल एक्सपोर्ट को, ठीक है। तो आप देख सकते हैं, इस साल अगर हम इसको बैन कर दिया है कम्प्लीटली, तो बहुत दिक्कत आ जाएगी। चाइना, सेनेगल, वियतनाम, जिबूती और इंडोनेशिया हमसे सबसे बड़े इंपोर्टर्स हैं इंडिया के ब्रोकन राइस के। और राइट, और देखिए बात ये है कि इससे जियो पॉलिटिकल अगर हम एडवांटेज देखें किसको होगा, थाईलैंड, वियतनाम और पाकिस्तान को, क्योंकि ये गेन करेंगे, क्योंकि जो मार्केट में वॉइड हमारे विड्रॉ करने से आ रहा है, उस मार्केट को कैप्चर करने की ये तीनों देश करेंगे, राइट, थाईलैंड, वियतनाम और पाकिस्तान। और एक बार ये मार्केट हमारे पास से चली गई, इसको रीगेन करना वुड बी एक्चुअली अ टास्क, ये बात आपको पता है, ओके। तो इसीलिए मतलब कई लोग इसके ये फेवर में नहीं थे कि ब्रोकन राइस और राइस पे एक्सपोर्ट इतना डिफिकल्ट बनाया जाए, पर अनफॉर्चुनेटली ऐसा हो गया है, तो आप कुछ नहीं कर सकते। ऑलराइट, जियो पॉलिटिक्स विदाउट जियो इकोनॉमिक्स अ फूल्स एरेंड। अब देखिए, मेरे से कल किसी ने पूछा था कि जियो पॉलिटिक्स क्या होता है, ये वर्ड हम बहुत बार देखते हैं। तो जियो पॉलिटिक्स क्या होता है, एक ज्योग्राफी की वजह से जो पॉलिटिक्स होती है, यानी कि आपकी जो ज्योग्राफिकल लोकेशन आपकी कंट्री की या आपके पर्टिकुलर, आप देखिए मैं आपको एक बात बताती हूँ, जियो पॉलिटिक्स का इंटरनल यानी कि भारत के अंदर का मामला, और एक्सटर्नल यानी कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की भी बात करते हैं। अगर हम भारत के अंदर ही वेस्ट बंगाल की बात करें, अभी शेख हसीना जी आई थी रिसेंटली, तो ममता बनर्जी अब प्रोटेस्ट क्यों कर रही हैं कि बंगाल, हम तीस्ता रिवर इसलिए साइन नहीं होने देंगे क्योंकि हमारे यहाँ पे तीस्ता रिवर यहाँ से फ्लो करती है। तो वेस्ट बंगाल का बहुत इंपॉर्टेंट रोल बांग्लादेश और इंडिया के बीच में तीस्ता रिवर वाटर साइन होने में क्यों बन जाता है, क्योंकि वेस्ट बंगाल जहाँ बसा हुआ है, जो उनका डिस्ट्रिक्ट है, जो सबसे ज्यादा पानी की जरूरत जो फिशरमैन को चाहिए वो उनको चाहिए, राइट। तो वेस्ट बंगाल की जो ज्योग्राफिकल लोकेशन है, वो पॉलिटिक्स उसकी वजह से जो अराइज हो रही है, राइट, वो अपने कैंपेनिंग में भी इनफैक्ट यही करती हैं, राइट। आप समझ रहे हैं ना, अपने कैंपेनिंग में भी कि हम तीस्ता को नहीं देने देंगे इतना पानी, और ये वो बांग्लादेश को इतना नहीं जाएगा, इन तरह की बातें पब्लिकली अपोज करती हैं तीस्ता रिवर को। तो इन तरह की पॉलिटिक्स जो जिसमें इंडिया बांग्लादेश के रिलेशन में उनका जो जोग्राफिकल लोकेशन है, उनकी इंपॉर्टेंस, या फिर अगर हम बात करें चाइना क्यों आज अफगानिस्तान से डील करने की कोशिश कर रहा है, क्यों उनके पॉलिटिकल रिलेशंस, इंटरनेशनल रिलेशंस अच्छे हो रहे हैं, क्योंकि जो अफगानिस्तान है, अफगानिस्तान के पास लिथियम बहुत ज़्यादा है, राइट। जब उनके पास लिथियम बहुत ज़्यादा होगा, और चाइना क्या है, इलेक्ट्रिक सप्लायर ऑफ द वर्ल्ड है, सेमीकंडक्टर ऑफ द वर्ल्ड है, तो जब उनको इलेक्ट्रिक सप्लाई के लिए लिथियम वगैरह बहुत ज़्यादा चाहिए, तो ऑब्वियसली रिश्ते बढ़ेंगे। तो जो जोग्राफिकल लोकेशन की वजह से जो पॉलिटिक्स इमर्ज होती है, उसे जियो पॉलिटिक्स कहते हैं, ओके। तो अब हम देखते हैं कि जियो पॉलिटिक्स अगर जियो इकोनॉमिक्स के बिना चले, तो यानी कि जो आपकी ज्योग्राफिकल लोकेशन है उसकी वजह से इकोनॉमिक रिलेशंस जो अराइज होते हैं, उसे जियो इकोनॉमिक कहते हैं, ठीक है। तो दोनों को साथ में लेके चलना बहुत जरूरी है। हम देखते हैं हैप्पीमैन जैकन इस पे क्या कहते हैं, हैप्पी मॉन जैकब इन पे क्या कहते हैं, क्योंकि ये बहुत ही बड़े इंटरनेशनल एक्सपर्ट हैं। देखिए, पिछले सालों में इनका ये कहना है, क्या हुआ है कि न्यू दिल्ली ने डेवलप किया है कीन डिजायर को कि हम पार्ट बनना चाहते हैं जियो पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स के जो इंडो पैसिफिक में हो रहे हैं। आपको पता है सागर मिशन वगैरह ये सब कुछ आपको पता है, हम कहते हैं हम नेशनल सिक्योरिटी प्रोवाइडर बनेंगे, ये सब कुछ आपको पता है। इंडो पैसिफिक में जैसे क्वाड में भी हम मेंबर हैं, इन तरह की चीज़ें, और हमने काफ़ी अच्छे से मैनेज किया है एक मेजर पिवट की तरह इमर्ज करने में, जो इंडो पैसिफिक से रिलेटेड, जो इंडो पैसिफिक की ग्रैंड स्ट्रेटेजिक इमेजिनेशन है पूरे संसार में, उसका एक सबसे सेंटर में जो आता है ना, उसके भारत आता है सबकी इमेजिनेशन में, यूएसए की भी इमेजिनेशन में। इंडो पैसिफिक नाम क्यों है, भारत से इंडिया आ रहा है, इंडो पैसिफिक, पहले तो पैसिफिक हुआ करता था, ये सिर्फ वेस्टर्न पैसिफिक वगैरह कुछ बोलते थे इसको, इंडो पैसिफिक में चेंज करना भारत की सेंट्रलिटी को डिनोट करता है, राइट। आप समझ रहे हैं ना। तो इसीलिए जैसे ये सब कुछ मैंने बता दिया, आसियान में भी ये सारी चीज़ें, ओके। तो ये सब कुछ हम देखते हैं कि व्हाट न्यू दिल्ली इज मिसिंग, लेकिन हम क्या मिस कर रहे हैं, ठीक है, हम सेंट्रल पिवट हैं, लेकिन व्हाट आर वी मिसिंग ऑन। देखिए, न्यू दिल्ली की जो विजन है इंडो पैसिफिक की, वो इट अपेयर्स एज हाफ बेक्ड एंड अनसस्टेनेबल इन द लॉन्ग टर्म। आप अभी तो ठीक है जियो पोलिटिकली सेंट्रल पिवट हैं, ये है वो है, लेकिन अगर आप जियो इकोनॉमिक्स को कंसिडर नहीं करेंगे, आप जो अपनी इनएडिक्वेट
अटेंशन जो आपकी जियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट्स पे है, जो इंडो पैसिफिक में हो रही हैं, तो आप लूज आउट करेंगे ही लॉन्ग टर्म में। अभी तो आपको सारी कंट्रियां बहुत पूछ रही हैं, कोई कुछ आपको कहता नहीं है, जो भी आपका डिसीजन होता है, लेकिन आने वाले टाइम पे ऐसा नहीं होने वाला। यू विल लूज हेविली हियर। क्यों? क्योंकि हम देखते हैं अभी कैसा ऐसा हो रहा है। क्यों? चाइना आ जाएगा। कौन से 4-5 ऐसे फैक्टर्स हैं जो अगर जियो इकोनॉमिक्स को कंसिडर नहीं किया गया तो हमें इम्पैक्ट करेंगे। ओके, तो इंडिया का डिसीजन यानी कि इंडो पैसिफिक में और क्वाड में इन्वॉल्व होने का बहुत ही बड़ा था, लेकिन अभी हमने रिसेंटली क्या देखा कि इंडिया ने रिफ्यूज कर दिया ज्वाइन करने के लिए जो ट्रेड पिलर था इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क का। ओके, हमने बाकी तीनों पिलर्स को ज्वाइन कर लिया, लेकिन हमने ट्रेड पिलर को ज्वाइन नहीं किया। हमने कहा कि ये डिस्क्रिमिनेटिंग हो सकता है, हमें बहुत सारे लेबर चेंजेस करने के लिए कह देंगे, और हम एक डेवलपिंग कंट्री है, हम इन तरह की कॉस्ट को नहीं उठा पाएंगे, इन्वायरमेंट सस्टेनेबिलिटी के लिए बोल देंगे। तो इंडिया का जो मूव है टू स्टे आउट ऑफ IPEF, जो एक US स्पॉन्सर्ड सॉफ्ट ट्रेड अरेंजमेंट था, वो आने वाले 2-4 सालों में, मतलब इससे पहले भी, फिर 1-2 साल पहले जो हमने क्या किया था, RCEP रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप में भी हमने उससे एग्जिट करना चूज किया था। आसियान कंट्रीज जो हैं, चाइना भी है इसमें, जापान भी है, इससे भी। तो ये इस तरह के जो स्टेप्स हैं, बोथ द अग्रीमेंट्स ले एट द हार्ट ऑफ द इंडो पैसिफिक, RCEP भी और IPEF भी। आप इससे अगर एग्जिट कर लेते हो तो आप पोटेंशियली जो इकोनॉमिक कैरेक्टर है उसको देख ही नहीं पा रहे। इंडो पैसिफिक का इकोनॉमिक कैरेक्टर भी तो है, सिर्फ पॉलिटिक्स ही थोड़े ना है यहाँ पे। ठीक है, तो ये चीज इन्होंने कहने की कोशिश की है, और इंडिया का जो डिसीजन है यही इन्होंने बार बार रिपीट किया है। देखिए, जब से मिस्टर मोदी पावर में आए हैं, जब से उनकी सरकार आई है 2014 में, ऑब्वियसली उनका एक बहुत ही कीन इंटरेस्ट है ट्रेड में, अग्रीमेंट में, ट्रेड नेगोशिएशन को उन्होंने बिल्कुल चेंज कर दिया था। उन्होंने बहुत सारी बायलेटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटीज थी, उसको स्ट्राइक डाउन कर दिया बाकी कंट्रीज के साथ, फिर नई ट्रीटीज अब हम साइन कर रहे हैं। ठीक है, जैसे हम देख सकते हैं FTA भी साइन किया है हमने UAE के साथ। हमने FTA की बातचीत श्रीलंका से भी चल रही है। श्रीलंका के रनिल विक्रम सिंह जी ने अभी कल ही कहा कि हम सेपा पे उसको प्रमोट करना चाहते हैं। फिर हमने देखा कि शायद हमारे और बांग्लादेश के बीच में भी सेपा हो सकता है। ये सब कुछ हम देख रहे हैं, राइट। तो इससे ये पता चलता है ऑस्ट्रेलिया के साथ भी, यूनाइटेड किंगडम के साथ भी हमारी अर्ली हार्वेस्ट अग्रीमेंट्स की बात चल रही है। लेकिन बात ये है कि रीसेंट डिसीजन जो हमने देखा IPF से बैकआउट करने का, RCEP से बैकआउट करने का, इससे क्लियरली हमें ये पता चलता है इंडिया फेवर करता है बायलेटरल अग्रीमेंट्स को, और हम बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं है मल्टीलेटरल, प्लूरीलेटरल या इस तरह की सॉफ्ट अग्रीमेंट्स में, जैसे कि RCEP या फिर IPEF। और हैपमैन जैकब का ये कहना है कि ये बहुत ही रिग्रेसिव स्टेप है, क्योंकि चाइना फैक्टर को तो आप बिल्कुल एक्सक्लूड ही कर रहे हो। ठीक है, सबसे पहले तो अगर आप एब्सेंस अपनी दिखाओगे, जब आप भारत वर्ल्ड की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन चुकी है, फिर आप इन तरह के रीजनल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म से अपनी एब्सेंस दिखाओगे, तो आप चाइना को जियोपॉलिटिकली, जियो इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग कर रहे हो। जियो इकोनॉमिक हेजेमनी एशिया में किसकी बन जाएगी? चाइना अभी भी है ही, अभी भी ऑलरेडी श्रीलंका उनके खिलाफ एक शब्द क्यों नहीं बोल पाता? क्योंकि डेट में डूबा हुआ है, राइट। क्यों? नेपाल कितना टिल्टेड है उनके तरफ, क्यों? क्योंकि जियो इकोनॉमिकली कितने सारे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट वहाँ पे, बहुत सारी चीजें वहाँ पे चल रही हैं। और अब पाकिस्तान क्यों नहीं बोल सकता? क्योंकि पाकिस्तान CPEC के थ्रू जुड़ा हुआ है, बहुत सारा फंड उनको वहाँ जाता है, उनका मिलिट्री ट्रेनिंग वहाँ पे होती है, ट्रेड होता है, बहुत सब कुछ। तो आप जियो इकोनॉमिक हेजेमनी भी चाहिए। देखिए, जियो पोलिटिकल हेजेमनी के बेस पे लाई करता है जियो इकोनॉमिक हेजेमनी। जब तक आप इंडो पैसिफिक रीजन में वो नहीं लाओगे, तब तक जियो पॉलिटिक्स आप, ठीक है, शॉर्ट रन में आपको लग रहा है कि आप जीत रहे हो, बट यू विल लूज अल्टीमेटली। तो यही चीज यहाँ पे बात की है। ओके, यही सब कुछ यहाँ पे बात की है, चाइना वगैरह। सेकंड क्या है? सेकंड रीजन है कि वाई स्टेइंग आउट ऑफ IPF इज अ बैड आइडिया इज बिकॉज फॉर इंडिया इट वुड बी हार्ड टू इंटीग्रेट इटसेल्फ इनटू द रीजनल एंड ग्लोबल सप्लाई चेन्स। हम बार बार क्या कहते हैं, मेक इन इंडिया इनिशिएटिव या आत्मनिर्भर इनिशिएटिव का मतलब ये नहीं है कि हम एक क्लोज्ड इकोनॉमी बन जाएंगे। हम चाहते हैं ग्लोबल सप्लाई चेन का हम पार्ट बने, इंटीग्रेट हो, कुछ यहाँ पे मैन्युफैक्चर हो हमारी कंट्री में, तो फिर हम उनको सप्लाई करें, तो वो फिर उससे आगे कुछ मैन्युफैक्चर करें। तो जब तक आप रीजनल मल्टीलेटरल ट्रेडिंग एग्रीमेंट्स का पार्ट नहीं बनोगे, तो आप कैसे एक्सपेक्ट भी कैसे कर रहे हो ग्लोबल सप्लाई चेन का पार्ट बनने के लिए? थर्ड ये है कि वी हैव नो ऑप्शन बट टू एड्रेस सम ऑफ द डीपर चैलेंजेस। क्या है ऐसे चैलेंजेस, हम देखते हैं। देखिए, इन्वेस्टमेंट और बिजनेस इन्वायरमेंट जो इंडिया में चल रहा है, देखिए बेसिकली क्या है, आप सबसे पहले ये देखिए कि बहुत सारी कंट्रीज ने चाइना को लीव किया।
ठीक है, क्योंकि यूएसए ने बहुत सारी यूएसए की कंपनीज पे बहुत सारे सैंक्शंस लगाने की बात की कि हम आप पे ये वो लगाएंगे अगर आप चाइना में अपनी कंपनी रखेंगे। तो फिर वो बहुत सारी कंपनीज ने वहाँ चाइना से लीव किया, विड्रॉ किया। लेकिन सबने उस टाइम पे कहा भारत विल विन इन दिस थिंग, मतलब बहुत सारी कंट्रीज यहाँ इन्वेस्टमेंट करेंगी जो वहाँ से चाइना से छोड़ के आए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। वाई इज दैट नॉट हैपनिंग? क्योंकि आप समझ रहे हैं ना, सारी कंट्रीज जो सारी कंपनीज थी इस तरह की, वो किस तरह की कंट्री में चलेगी? वियतनाम चलेगी चाइना छोड़ के। तो इससे ये हाईलाइट होता है कि अगर हम इन तरह के मल्टाई लेटरल ट्रेडिंग अरेंजमेंट्स में होंगे, तो आप सपोज ऑब्वियसली आप अपने रीजनल ग्रुपिंग के किसी मेंबर में कंट्री जाना, कंपनी जाना प्रेफर करेगी ना, तो बहुत बिजनेस और इन्वेस्टमेंट ग्रोथ भी बढ़ेगी। फोर्थ फैक्टर ये है कि अगर इंडिया बहुत सीरियस है अपने मैरीटाइम ग्रैंड स्ट्रैटेजी को लेके, तो मैरीटाइम सिक्योरिटी आप कैसे कर लोगे जब तक आप इकोनॉमिक स्टेक्स भारत में नहीं बढ़ाओगे? आप समझ रहे मैरीटाइम सिक्योरिटी क्या होता है? कि आज क्यों श्रीलंका में बहुत आराम से युआन वांग 5 जो शिपिंग वेसल थी जो चाइना की, वो आ गई? क्यों? क्योंकि उन्होंने इतने इकोनॉमिक स्टेक्स हैं श्रीलंका के चाइना में, इतना डेट लिया हुआ है, इतना इंफ्रास्ट्रक्चर अम्बन टोटा उनका है खुद का। तो इतना सब कुछ जब चल रहा है तो आप मना नहीं कर सकते, राइट? मेरीटाइम सिक्योरिटी वगैरह बहुत अच्छे से संभालना जानता है चाइना अपनी मैरीटाइम सिक्योरिटी, क्योंकि कोई उनको कुछ नहीं कह सकता। अगर आप कहते हो हम एक्ट ईस्ट पॉलिसी को अप्लाई करते हैं, तो आप ये एक्ट ईस्ट तो है ही नहीं, आप तो लुक ईस्ट में ही हो। अभी पहले वाला जो अवतार हुआ करता था एक्ट ईस्ट में, तो आप एक्टिवली पार्ट करो इकोनॉमिक अग्रीमेंट्स में, इकोनॉमिक ट्रेड अरेंजमेंट्स में, इन तरह के मल्टीलेटरल प्लूरीलेटरल अरेंजमेंट्स में। तो आप लुक ईस्ट तो मतलब हम अच्छा देखते हैं, हमारा ध्यान ईस्ट की तरफ भी है, आसियान की तरफ भी है। दिस इज नॉनसेंस, ये इनका कहना है, ठीक है? It is important for India to become a part of these trade arrangements, all right. Yet another impact of India's hesitation about joining regional multilateral trading arrangements is potential regional economic isolation. जो economic isolation हमारी हो सकती है, जितना कम हम engage करेंगे region के साथ economically, उतना ही ज़्यादा चाइना करता रहेगा engage, ठीक है? जो सब साइनो इंडियन राइवलरी अगर किस दिन सच में वॉर हो गई ना, तो हमारा जो इकोनॉमिक आइसोलेशन होगा वो बहुत ही बुरी तरह से आइसोलेट हो जाएंगे हम। और यही सब कुछ यहाँ पे लिखा है। मिसिंग इंडो पैसिफिक मूवमेंट, और राइट, हम इंडो पैसिफिक मूवमेंट को भी बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। कैसे मिस कर रहे हैं? देखिए, आप एक जगह कहते हैं कि क्वाड एक मिलिट्री अरेंजमेंट नहीं है, हम बार बार यही कहते हैं ना, किसी भी पर्टिकुलर कंट्री के खिलाफ एम्ड नहीं है, तो क्वाड है क्या फिर? वॉट इज क्वाड? वॉट इज इट एक्चुअली मेंट फॉर? ठीक है, फिर आप कहते हैं हम ट्रेड बढ़ाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। तो कम ऑन, मतलब सबसे पहले आप अपने जियो इकोनॉमिक इंस्ट्रूमेंट्स को तो वहाँ पे करिए। मतलब ठीक है, क्वाड कुछ तो है ना, कोई तो वो है, तो जियो इकोनॉमिक प्लेटफॉर्म होगा शायद वो। तो फिर जियो इकोनॉमिक चीज़ें होती दिख तो नहीं रही अभी तक, बस आप मिलते हैं, बड़ी बड़ी स्टेटमेंट दे देते हैं, कोविड इनिशिएटिव में हम पार्ट लेंगे, हम चाइना को ये करते हैं, वो करते हैं, बस ऐसी स्टेटमेंट्स आ जाती हैं। वाई आर यू नॉट ट्रेडिंग विद ईच अदर? अब ये जो इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क वगैरह हुआ, इसमें क्यों नहीं आपने ज्वाइन किया? आप समझ रहे हैं ना? तो इस तरह की बातें यहाँ पे लिखा है। अब देखिए, इन्होंने ये कहा है कि ठीक है, आप नहीं ज्वाइन कर रहे, आप RCEP इसलिए नहीं ज्वाइन करना चाहते क्योंकि चाइना वहाँ पे है, तो आप ऐसा करिए IPEF ज्वाइन कर लीजिए, चाइना तो नहीं है ना वहाँ पे। फिर वहाँ पे यहाँ पे एक और अग्रीमेंट है, कॉम्प्रिहेंसिव एंड प्रोग्रेसिव अग्रीमेंट फॉर ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप, जो ऑब्वियसली USA द्वारा ही स्पॉन्सर्ड है, ठीक है? आप उसे ज्वाइन कर लीजिए। पहले आप स्टार्ट तो करिए कहीं पे ज्वाइन करना इन तरह की अरेंजमेंट्स को। जहाँ चाइना है आप डरते हैं, ठीक है, मत करिए ज्वाइन, यू स्टार्ट विद दिस, ओके? तो यही सब कुछ यहाँ पे लिखा है। Alright, before the video actually gets too long, ऑनलाइन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन इज एन एग्जाम्पल ऑफ सोशल इंजीनियरिंग। देखिए, कोविड-19 पैंडेमिक के टाइम पे ऑनलाइन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, जिससे क्या होता है, टेक्नोलॉजी के थ्रू ही कोई डिस्प्यूट अराइज हुआ, तो टेक्नोलॉजी के थ्रू ही एक जो उस कंपनी के या फिर उस ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म के जो भी एजेंट्स होते हैं, वो ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के माध्यम से, यानी कि रिकंसिलिएशन वगैरह के माध्यम से सारे डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व कर देते हैं, जो क्विकर जस्टिस करने में हेल्प करती है। नीति आयोग का आपको पता है, ये ऑनलाइन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन वाला नीति आयोग का एक इनिशिएटिव था जो काफ़ी सक्सेसफुल हो रहा है। लंपी स्किन डिजीज वायरस डिफरेंट फ्रॉम 2019 वर्जन। देखिए, जो अभी ये जो वैक्सीन है लंपी प्रो वैक्सीन, ये जो है वैक्सीन जो डेवलप की गई है इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट और इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च द्वारा। ये देखिए, इनका जो LSD का जो वायरस सैंपल था जो 2019 में आउटब्रेक हुआ था रांची वगैरह के कैटल्स वगैरह में, उससे उसका डेटाबेस लेके, उसका जीनोमिक डेटा लेके बनाई गई है। लेकिन बात यह है कि बहुत सारे जीनोम्स अभी वाले वायरस में और उस पहले वाले वायरस में डिफरेंट है, तो इससे काफ़ी बातें ऐसी चल रही हैं
कि शायद ये वैक्सीन ही इफेक्टिव ना हो इतनी ज़्यादा, हम इस आउटब्रेक को उस वैक्सीन के माध्यम से ना रोक पाए। NSCMIM टू रिज्यूम पीस टॉक्स विद सेंटर, ठीक है जी। ये हम देख रहे हैं कि आईसैक मुइवा का जो सेक्शन है, नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड, ये अब ज्वाइन कर रहे हैं पीस टॉक्स को सेंटर के साथ, जो बेसिकली आपको पता है फ्रेमवर्क अग्रीमेंट साइन हुआ था अगस्त 3, 2015। थैंक यू सो मच।